Good morning, everyone. In today's session, we will discuss about the effect of the oxidation state on the properties of a compound. जो प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड की, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या प्रभाव पड़ता है। इससे पहले वाले सेशन में आपने ध्यान दिया होगा, हम आपको सिखा चुके हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन किसे कहते हैं। हमने आपको ये भी बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका कोरिलेशन वैलेंसी के साथ क्या है, और इनके आपस में डिफरेंस क्या है। और हमने ये देखा किसी भी एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज है वो हम कैसे पता लगाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या ट्रेंड रहता है डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर, एस ब्लॉक के अंदर, पी, डी एंड एफ, सभी ब्लॉक्स के अंदर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड क्या है। ये सारी की सारी बातें हम पिछले सेशन के अंदर सीख चुके हैं। आज हम ये देखेंगे कि अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर देते हैं तो चेंज करने से आपकी जो प्रॉपर्टीज है, जो कंपाउंड है, उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, किन किन चीजों को इफेक्ट कर देता है, कौन कौन सी है वो प्रॉपर्टी जो ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से चेंज हो सकती है। तो वो सारी की सारी बातें हम सीखेंगे अपने आज के सेशन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोई सेंट्रल एटम होता है किसी कंपाउंड के अंदर, और जो सेंट्रल एटम होता है उसके बाद जो उसका नेबरिंग एटम है, जब वो उससे दूर चला जाए तो दूर जाने के बाद उसके ऊपर जो भी चार्ज अपीयर होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आपने ये देखा होगा ना, मान लीजिए हमारे पास देखो ये H था यहाँ पे, और यहाँ पे हमने Cl लिख दिया। एच और सीएल के बीच में बॉन्ड थे, हुई तो आपकी इक्वल शेयरिंग थी यहाँ पे। लेकिन इक्वल शेयरिंग के बाद क्योंकि सीएल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मान लीजिए सीएल इलेक्ट्रॉन अपने पास ले गया थोड़ा, तो इसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके एच के ऊपर क्या आ जाएगा, स्लाइट पॉजिटिव, बिकॉज सीएल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मान लीजिए सीएल इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके बिल्कुल दूर चला जाए, ये देखो अपने पास ही अपना एक इलेक्ट्रॉन ले गया है, एच वाला इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, इसके ऊपर अब कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया, और एच उससे दूर हो गया तो एच के ऊपर क्या आ गया, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, +1 चार्ज एच के ऊपर और -1 चार्ज सीएल के ऊपर आ गया। तो ये जो चार्ज डेवलप हो गया है कब, जब नेबरिंग एटम उससे दूर चले जाएं। एच का नेबरिंग एटम कौन हुआ, सीएल। तो सीएल एच से दूर चला गया तो एच के ऊपर जो भी आ गया ये चार्ज, ये कहलाती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही सीएल, सीएल का नेबरिंग एटम कौन है, एच। एच जो है सीएल से दूर चला गया, उसके दूर जाने के बाद सीएल के ऊपर आ गया -1 चार्ज। डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर ऑफ दिस एलिमेंट, के एलिमेंट का नेचर कैसा है, किसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की है, किसकी इलेक्ट्रॉन देने की है, वो हम जानते ही हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर सभी एलिमेंट चाहते हैं कि हम ग्रुप नंबर 18 जैसे हो जाएं। हाइड्रोजन जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो ये लॉस करता है, वो क्यों किया, क्योंकि सीएल जिसका एटॉमिक नंबर आप जानते हैं, देखिए 17 है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 18 हो गए इसके पास इलेक्ट्रॉन, और 18 होने के बाद ये आर्गन जैसी इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, और ये एम्प्टी कॉन्फ़िगरेशन हो गई हाइड्रोजन की, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, 1s0 इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। तो मीन्स बोथ बिकम स्टेबलाइज, दोनों स्टेबलाइज हो जाते हैं इस तरीके से। तो आपने ये सीखा कि आपके कोई भी जो कंपाउंड है, आयनिक है, कोवेलेंट है, जो बात मैंने अभी आपको बताई, ऐसा हो भी पाएगा या नहीं वो डिपेंड करता है इनके बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस कितना है। तो मीन्स जो भी ये चार्ज आ गया इसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर +1 आ गया, सीएल के ऊपर -1 आ गया, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। और ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की कम होती है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे हाइड्रोजन की +1 है, सीएल की -1 है, किसी की ज्यादा भी होती है, +1 की बजाय +2 +3 +4 +5 +7 +8 तक, जैसे ओस्मियम +8 दिखाता है, मैंगनीज जैसे +7 तक दिखा देता है। तो मींस डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, उसके बेसिस के ऊपर कोई भी कंपाउंड आपका कैसा हो सकता है, वही हमारी आज की हेडिंग है जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। और इस हेडिंग का मतलब बोलो क्या हुआ यहाँ पे, इसका मतलब है कि वो कंपाउंड आपका कोवलेंट होगा या आयनिक। क्लियर हो गई बेटा बात, आगे हो गई ना समझ में यहाँ तक, जो अभी हमने हेडिंग बनाई है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको अफेक्ट करती है, दैट इज द नेचर ऑफ द कंपाउंड, कि कंपाउंड आपका आयनिक होगा या कोवलेंट, कब होगा कोवलेंट, कब होगा आयनिक। कोई भी जो एलिमेंट होता है, जब हम उसको ये देखते हैं कि वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर अगर प्रेजेंट होता है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर प्रेजेंट है तो उसकी टेंडेंसी क्या है, वो आयनिक कंपाउंड ज्यादा बनाता है। कैसे कंपाउंड ज्यादा वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, आयनिक कंपाउंड ज्यादा बनाएगा। इसके रिवर्स अगर हमारे पास कोई एलिमेंट ऐसा है जो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसकी टेंडेंसी कोवलेंट कंपाउंड बनाने की ज्यादा होगी।
उसकी टेंडेंसी कोवलेंट कंपाउंड बनाने की ज्यादा होगी। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं हम। तो देखो आपको बताते हैं कि आगे अलग से एक वीडियो लेक्चर बना भी रखा है, लेकिन इन ब्रीफ आपको बता देते हैं। देखो आपने ये सुना होगा, बड़े ध्यान से देखना, कि मान लीजिए हमने हैलाइड्स ले लिए ग्रुप नंबर 1 के। तो ग्रुप नंबर 1 में आप बड़े ध्यान से देखना, बोलो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। आपका देखिए Li पॉजिटिव होता है, उसके बाद देखो Na पॉजिटिव होता है, और उसके बाद बोलो कौन होता है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, है ना, होता है ना इसी टाइप से, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। देखो इस टाइप से आपने सुना। आपको ये भी पता है किसका साइज बड़ा है किसका छोटा है। अगर हम यहाँ पे इसके जो कंपाउंड बनाना चाहते हैं ना बेटा, वो हम बनाना चाहते हैं मान लीजिए फ्लोराइड के साथ या क्लोरीन क्लोराइड के साथ। इधर Cl नेगेटिव आ गया, देखो Cl नेगेटिव को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। बीच में तो देखो हर स्पीसी के न्यूक्लियस होता है, ये देखो प्लस चार्ज लगा दिया, उसके बाहर देखो मैंने सर्कल लगा के, और इसके ऊपर देखो इस टाइप से मैंने क्या शो कर दिया, दैट इज द नेगेटिव चार्ज। देखो ऐसे 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 यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है नेगेटिव चार्ज का। इधर मैंने लिथियम को दिखा दिया, लिथियम को देखो मैंने कुछ ऐसे दिखाया, बीच में न्यूक्लियस और बाहर सर्कल लगा दिया। सर्कल लगा के नेगेटिव चार्ज ना दिखाने का मतलब ये है कि इसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज है, देखो Li पॉजिटिव है, और इधर वाले को मैंने क्या शो किया, दैट इज द Cl नेगेटिव। क्लियर हो गया बेटा इतना। अब इसके बाद हुआ क्या, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, छोटा है तो क्या करेगा, इसकी वैलेंस शेल इसके न्यूक्लियस के नजदीक है। तो मीन जैसे ही ये Cl नेगेटिव इसके पास अप्रोच करेगा तो क्या करेगा, ये इसके नेगेटिव चार्ज के क्लाउड को अपनी तरफ देखो अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट होने के बाद की देखो सिचुएशन नंबर सेकंड बताते हैं हम आपको, देखो होगा क्या। जैसे ही ये Cl नेगेटिव और Li पॉजिटिव एक दूसरे को देखो अप्रोच करते हैं, अप्रोच करने के बाद क्या हुआ, देखो ये मैंने दिखा दिया यहाँ पे, देखो Li पॉजिटिव, ठीक है बेटा, ये Li पॉजिटिव। और जब ये इसके कांटेक्ट में आया Cl नेगेटिव, तो देखो कुछ ऐसा हो गया, बड़े ध्यान से देखिए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि Li का साइज छोटा था, इसकी वैलेंशियल नजदीक थी, Cl के नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इसने देखो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया ना बेटा नेगेटिव चार्ज को इसको। इसका मतलब Li पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं रहेगा, Cl नेगेटिव अब Cl नेगेटिव नहीं रहेगा, इसका जो आयनिक करेक्टर है वो डिक्रीज हो गया। अब ये कोवलेंट करेक्टर इसके अंदर इंक्रीज हो गया। क्योंकि कब होता है आयनिक, जब पॉजिटिव Li पॉजिटिव पॉजिटिव रहता, Cl नेगेटिव नेगेटिव रहता। आप नीचे जाएं, देखो डाउन द ग्रुप अगर हम दिखाएं, देखो मान लीजिए मैंने सीजियम को दिखाता हूँ बेटा, देखो इसका मैंने बड़ा साइज दिखा दिया, बड़े ध्यान से देखना, इसका मैंने बड़ा साइज ऐसे दिखा दिया, बीच में न्यूक्लियस है। और Cl का तो बेटा वही साइज है, देखो बिल्कुल सेम, उसको तो हम छोटा बड़ा कर नहीं सकते, क्योंकि सारे क्लोराइड की हम बात करें, देखो हमने बिल्कुल सेम वही साइज दिखाया, वही सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड था। लेकिन जब ये एक अप्रोच करता है Cl नेगेटिव इसकी तरफ, सीजियम की तरफ, तो होगा क्या, देखो बेटा कुछ ऐसा हुआ। ये Cl सीजियम बड़े ध्यान से देखें, इसका जो वैलेंस शेल है ये न्यूक्लियस से काफी दूर है, काफी दूर होने की वजह से अब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसका सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड Cl का सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, ये ऐसा का ऐसा रहेगा, इसकी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये कंपाउंड आयनिक ज्यादा होगा, इसके अंदर आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा, मतलब कम डिस्टोर्ट कर पाएगा, इसके सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्टोर्शन कम होगी सीजियम पॉजिटिव के द्वारा, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। इसका साइज क्या है, बड़ा है यहाँ पे। तो ये तो मैंने एक आपको कॉमन बात बताई कि कौन डिस्टोर्शन करता है, कब करता है, डिस्टोर्शन की सेंस मैंने आपको समझाई। तो ये जो टेंडेंसी होती है ना बेटा, जो ये कैटायन की, कैटायन के अंदर एक पावर है कि वो जो एनायन होता है, देखो ये एनायन है, इधर ये एनायन है, और इधर कौन था, ये कैटायन है। तो कैटायन के अंदर जो ये टेंडेंसी है कि जो एनायन के सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट कर देना, उसकी इस टेंडेंसी को पोलराइजेशन कहते हैं। तो मीन्स Li पॉजिटिव ने क्या किया, Cl नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट कर दिया, इसकी पोलराइजेशन कर दी, ज्यादा पोलराइजेशन कर दी। सीजियम पॉजिटिव का साइज बड़ा था, जिसकी वजह से उसकी पोलराइजेशन वो बहुत ही कम कर पाया, ना के बराबर कर पाया। तो जिसकी वजह से सीजियम पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहा, Cl नेगेटिव नेगेटिव ही रहा, उसके अंदर आयनिक करेक्टर ज्यादा हो गया। तो आयनिक करेक्टर बोलो क्या हुआ, सीजियम क्लोराइड के अंदर मैक्सिमम है। और आयनिक करेक्टर अगर हम देखें लिथियम क्लोराइड के अंदर, तो इसके अंदर आयनिक करेक्टर तो मिनिमम हो गया, लेकिन कोवलेंट करेक्टर मैक्सिमम हो गया। तो आयनिक करेक्टर बेटा क्या हो गया इसके अंदर, मिनिमम, और कोवलेंट करेक्टर क्या हो गया, मैक्सिमम। क्लियर हो गई, इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो थोड़ा रिवर्स केस लेते हैं। रिवर्स केस का क्या मतलब है, अभी यहाँ पे रिवर्स का मतलब है, अगर हम दो एलिमेंट ऐसे ले लें जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग,
अब देखो वो लेके आपके सामने दिखाते हैं बेटा, बड़े ध्यान से देखना आप बातें। लोअर और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। उससे पहले मैंने आपको बेसिक बताया, ये फेजेंस रूल ही कहलाता है। फेजेंस रूल ने बेटा क्या बताया था, यही बताया था। फेजेंस रूल ये कहता है, इट स्टेट्स दैट कि कब पोलराइजेशन होगी, कब होगी। तो पोलराइजेशन होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक कैटायन और एक एनायन। कैटायन और एनायन होंगे तो पोलराइजेशन प्रोसेस को हम पढ़ सकते हैं। फिर कब होगी ज्यादा, तो कब कम होगी, कब ज्यादा, तो ज्यादा कब होगी, तो उसके लिए पहला पॉइंट आता है कैटायन और एनायन का साइज। ज्यादा पोलराइजेशन कब होगी, जब कैटायन का साइज तो छोटा हो। देखो जितना छोटा होगा कैटायन का साइज, वो उतनी ही ज्यादा, उतनी उसके अंदर टेंडेंसी होगी एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, जैसे लिथियम और सीजियम ने हमने कंपैरिजन किया। और एनायन का साइज बड़ा हो, क्योंकि देखो कैटायन को इलेक्ट्रॉन लेने हैं, एनायन को इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो हम चाहते हैं कि ये एनायन कब देगा, मान लीजिए क्लोराइड की बजाय ब्रोमाइड होता, आयोडाइड होता, तो यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियस है, जैसे क्लोराइड आयन का देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास, इसके न्यूक्लियस के पास इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड नजदीक है ना बेटा। अगर ब्रोमाइड होता तो वो दूर हो जाते, शेल और बड़ी हो जाती, दूर हो जाता, साइज बड़ा, तो खुद के इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं पाता ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन और नहीं पकड़ पाता, और इजिली उनकी डिस्टोर्शन हो जाती, कोई दूसरे उनके इलेक्ट्रॉन को ले जाते कोई कैटायन। तो मतलब पोलराइजेशन उसकी इजिली हो जाती। तो कहने का अभिप्राय आपने क्या सीखा, ये जो पोलराइजेशन है ये कब होती है ज्यादा, कब होती ही कब है, जब कैटायन और एनायन हो। कब होती है ज्यादा, जब कैटायन का साइज छोटा हो, एनायन का साइज बड़ा हो, क्योंकि कैटायन को इलेक्ट्रॉन लेने हैं और एनायन का इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो इसलिए कैटायन का साइज छोटा हो, एनायन का साइज बड़ा हो। अब उसके बाद चार्ज, देखो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कैटायन के ऊपर, उतना उतनी ज्यादा उसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन लेने की। तो चार्ज ज्यादा का, चार्ज का मतलब मैंने क्या बताया था, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा। आप ध्यान दें हमने यही लिखा है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी कोवेलेंट कंपाउंड बनाने की, क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा डिस्टोर्ट करेगा अपनी तरफ, और वो आयनिक नहीं रहेगा, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा। और कम होगा पॉजिटिव चार्ज तो एनायनिक जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको कम अट्रैक्ट कर पाएगा, कम अट्रैक्ट कर पाएगा तो आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा। तो मतलब वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा आयनिक करेक्टर। जैसे हम लिथियम की बात, अगर हम इसका कंपैरिजन आगे करें, किसके साथ करें, लिथियम के राइट में बेटा कौन है, लिथियम के बाद बेरिलियम आता है। अगर पीरियोडिक टेबल की हम बात करें तो बेटा इधर कौन आता है, मान लीजिए Li पॉजिटिव है, और इधर हमारे पास मान लीजिए बेटा बेरिलियम आ जाता, Be2 पॉजिटिव होता। अगर हम इनकी बात करते हैं इसी टाइप से, मान लीजिए यहाँ पे Cl नेगेटिव, मान लीजिए मैं लिख देता, यहाँ पे भी Cl नेगेटिव है, यहाँ पे भी मान लीजिए हम Cl नेगेटिव को देखो इसी टाइप से देखो शो करते, ये नेगेटिव क्लाउड दिखा दिया है, नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखा दिया। तो कौन ज्यादा डिस्टोर्शन करेगा बोलो इन दोनों में, ऑक्सीडेशन स्टेट Li के ऊपर तो देखो +1 चार्ज है, और बेरिलियम के ऊपर देखो +2 चार्ज है। कौन करेगा ज्यादा डिस्टोर्शन, जिसके पास ज्यादा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो मींस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, Li लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, बेरिलियम +2 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। तो बेरिलियम की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, देखो ये ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया मैंने, ज्यादा एरो दिखाया। इसकी टेंडेंसी कम है, ये कम अट्रैक्ट करेगा। मतलब कोवलेंट दोनों है, हम जानते ही हैं, तो बोथ आर कोवलेंट कंपाउंड, LiCl भी और बेरिलियम क्लोराइड भी। लेकिन कौन ज्यादा, तो वो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार के ऊपर यहाँ पे प्रूव किया कि BeCl2 के अंदर कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द LiCl। अब आप समझ गए होंगे। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, जिसे हम कह रहे थे आपके के नेचर ऑफ द कंपाउंड को अफेक्ट करती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है या +2, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है या हायर, उसके बेसिस के ऊपर हम ये बता सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड आयनिक होगा या कोवेलेंट। और रूल कहलाया फेजेंस रूल। फेजेंस रूल क्या बताता है कि द रूल विच टेल्स अबाउट द पोलराइजेशन, जो पोलराइजेशन के बारे में बताते हैं, एंड देयर एक्सटेंट, और उसके एक्सटेंट के बारे में बताते हैं, कब पोलराइजेशन कब होगी, कम होगी और कब ज्यादा होगी। तो ऐसे रूल को कहते हैं फेजांस रूल। क्लियर हो गया बेटा, अलग से लेक्चर भी है फेजांस रूल के ऊपर, आप वहां पे जाके इन डिटेल अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहां तक आगे बेटा बात समझ में सभी को अच्छे से आ गई होगी। चलो ठीक है, अब इससे आगे प्रोसीड करते हैं। तो अभी तक आपने ये सीखा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नेचर ऑफ द कंपाउंड, वेदर द कंपाउंड इज आयनिक और द कोवलेंट, उस चीज को अफेक्ट करती है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड जो होते हैं वो आपके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फेजेंस रूल, जैसे अभी आपने सीखा। उसके बाद अगला पॉइंट, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Na है बेटा, Na पॉजिटिव हो गया, जब ये Cl नेगेटिव के साथ कंपाउंड बनाएगा तो क्या होगा, आयनिक होता है, जबकि Mn है
अगर हम बात करें जैसे डी ब्लॉक में चले जाते हैं, KMnO4 में मैंगनीज और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड होते हैं, दीज आर द कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम कंपैरिजन करें, दो अलग अलग ही कंपाउंड ले लिए, यहाँ पे तो हमने पीरियोडिक टेबल के अनुसार अभी लेके आपको समझाया था, लेफ्ट टू राइट जाएं या डाउन द ग्रुप जाएं, वो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। अब हमने कोई दो अलग अलग कंपाउंड ले लिया और उनके दोनों के अंदर हमने कंपैरिजन करके देखा, तो Na के ऊपर +1 चार्ज है, तो ये आयनिक कंपाउंड होता है, NaCl आप जानते भी हैं। और KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, जो आप टाइट्रेशन के दौरान भी यूज करते हैं, आपने देखा है काफी बार उस चीज को, टाइट्रेशन के जो सेल्फ इंडिकेटर का भी काम करता है, आपने देखा होगा रिडॉक्स टाइट्रेशंस के दौरान। तो ये Mn और O के बीच में ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसमें मैग्नीज की। अगर आप निकाल के देखना चाहें, जैसे आपको पहले हमने सिखा भी रखी है ना ये सारी बातें, आपको ये चीजें भूलनी नहीं। देखो मैंगनीज जो होता है, यहाँ पे मैंगनीज को अगर आप X मान ले, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो 2 4 जा 8 देखो यहाँ पे, और पोटेशियम ग्रुप 1 एलिमेंट है, तो +1 = 0, तो X = कितना आ गया, +7। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे +7 लिख रखा था। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से कैसे कंपाउंड बनाता है, इट फॉर्म्स द कोवलेंट बॉन्ड इन बिटवीन द MnO। चलो नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। अब नेक्स्ट में देखें, एक तो है फेरस क्लोराइड। देखो आयरन दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, एक +2 और एक +3। आपने डी ब्लॉक, मैंने आपको बताया था ना आपके आज के सेशन के स्टार्ट होने से पहले, कि हम पहले पढ़ चुके हैं व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग द डिफरेंट ब्लॉक्स SP, D एंड द F। अलग अलग सेशन में हमने वो पढ़ा था। तो आयरन दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, एक +2 और एक +3। तो लोअर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके अंदर, जैसे मैंने आपको समझा ही दिया, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो Fe+2 के अंदर क्या होगा, इसके अंदर कम टेंडेंसी होगी जो Cl है उसके नेगेटिव चार्ज क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसको डिस्टोर्ट करने की। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया Fe+3 स्टेट के अंदर है, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो क्या होगा, तो अब इसके अंदर इसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी, जो नेगेटिव चार्ज क्लाउड है Fe+3 के अंदर ज्यादा टेंडेंसी होगी, जो नेगेटिव चार्ज है Cl के ऊपर, जो नेगेटिव चार्ज होगा उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट करने की। ठीक हो गया। तो इसकी वजह से FeCl3 क्या होता है, इट इज ए कोवलेंट। और FeCl2 क्या हो जाता है, इसके अंदर आयनिक करेक्टर। हम बातें करते हैं, देखो कोई भी जो कंपाउंड होता है 100% हम बात करते हैं कि वो नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ दूसरा करेक्टर जरूर रहता है। मान लीजिए हम कहते हैं कि आयनिक है, इट मीन उसके अंदर आयनिक करेक्टर ज्यादा है, कोवलेंट करेक्टर कम है। हम कहते हैं कोवलेंट, इट मीन उसके अंदर कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है, डोमिनेटिंग फॉर्म के अंदर है एज कंपेयर टू द आयनिक करेक्टर। और अभी मैंने आपको ये बातें बता ही दी थी, फेजेंस रूल ने ये सारी बातें एक्सप्लेन की थी, कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जब किसी एलिमेंट के अंदर उसके अंदर ज्यादा टेंडेंसी होती है एनायन को स्ट्रॉन्गली पोलराइज कर देता है, उसकी पोलराइजेशन हो जाती है, उसके नेगेटिव चार्ज जो क्लाउड था, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड था, उसको डिस्टोर्ट करने की जो पावर होती है, उसी को पोलराइजेशन कहते हैं। मतलब उसका नेगेटिव चार्ज क्लाउड डिस्टोर्ट हो जाएगा, सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, कैटायन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज एनायन एनायन नहीं रहा, कैटायन कैटायन नहीं रहा, जिसकी वजह से कोवलेंट हो गया। तो इट मींस उसके अंदर ज्यादा कोवलेंट करेक्टर बढ़ जाता है। तो फेजेंस रूल के बेसिस के ऊपर हम ये सारी बातें एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब आपको अच्छे से ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी अफेक्ट करती है नेचर ऑफ द कंपाउंड को, कि कंपाउंड आयनिक होगा या कोवलेंट होगा। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस बात को भी इफेक्ट करती है कि कोई भी कंपाउंड जो होगा वो आपका एसिडिक है, बेसिक है या एम्फोटेरिक है। आपने देखो एसिड और बेस वाले वीडियो लेक्चर को आप जाके उस सेशन को अच्छे से आप देख लेना, आपने पहले खैर नोट डाउन कर भी रखा होगा। आपने सीखा होगा कि अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग डेफिनेशन दी थी एसिड और बेस के बारे में। अरेनियस आ गया, उसके बाद लोवरी ब्रोस्टेड कॉन्सेप्ट आ गई, लुइस कॉन्सेप्ट आ गई, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट आ गई, जो ऑक्साइड के बेसिस के ऊपर था, कि जो O2 नेगेटिव आयन ऑक्साइड आयन को ले लेता है वो आपका एसिड होता है, जो O2 नेगेटिव आयन दे देता है वो बेस होता है। या इसी को घुमा के लेविस वाली कॉन्सेप्ट थी, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अटैक कर ले, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी ज्यादा हो, एसिड होता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे, जिसके पास लोन पेयर हो खुद डोनेट करने के लिए, वो बेस होता है। तो कहने का अभिप्राय, यानी अब बातें चल रही हैं यहाँ पे कि कोई कंपाउंड एसिड, बेसिक, एम्फोटेरिक नेचर को कैसे एक्सप्लेन करें हम। ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसके आधार के ऊपर कोई आपका मेटल एटम है, कोई एलिमेंट है, उसके पास कोई ना कोई चार्ज है, उसके +1 +2 +3 +4 +7 एंड सो ऑन, इस टाइप से चार्ज है। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, अभी आपने सीखा भी फेजेंस रूल के आधार पे भी, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी टेंडेंसी होती है जो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को छीनने की। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ले लेता है उसी को तो एसिड कहते हैं। यही तो लुईस साइंटिस्ट ने बताया था।
यही तो आपके लक्स फ्लड के अंदर ऑक्साइड आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ऑक्साइड ओ के ऊपर जो 2 नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ ले लेता है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ही लिया ना। तो मीन जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसी एलिमेंट की, उसके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा एक्सेप्ट करने की। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जिसकी ज्यादा, वो ज्यादा एसिडिक, और जिसकी टेंडेंसी कम है वो कम एसिडिक। तो कम एसिडिक का मतलब वो एम्फोटेरिक की कैटेगरी में आ जाता है, और भी कम टेंडेंसी हो जाए तो वो आपके बेसिक की कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। तो ऑन दैट बेसिस हमारी ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसको हम कह रहे हैं एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक करेक्टर को एक्सप्लेन करना ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इसी पॉइंट के ऊपर। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता हो, तो अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगी तो वो एसिडिक होगा, वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर। O2 नेगेटिव आयन को जल्दी से क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और O2 नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जल्दी अपने पास ले लेगा, और वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। कैसे ऑक्साइड बनाएगा वो? एसिडिक ऑक्साइड वो बना देगा। इसके ऑपोजिट अगर हम यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर लें, जैसे आपके ग्रुप 1 एलिमेंट को ले लें, ग्रुप 2 को ले लें, तो वो क्या करेंगे, वो ऑक्साइड आयन को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं क्योंकि दे एग्जिस्ट इन द लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, हम पढ़ चुके हैं। ग्रुप 2 वालों की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, जो बातें हम कर रहे हैं कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट हर एलिमेंट अलग अलग क्यों दिखाता है, हमने पहले ही पढ़ लिया था कि हर एक एलिमेंट की अलग अलग टेंडेंसी होती है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की। ऑन दैट बेसिस के हर एलिमेंट ये चाहता है कि मैं कुछ इलेक्ट्रॉन को लॉस करके या गेन करके क्या कर लूं, मैं ग्रुप 18 जैसा हो जाऊं, ग्रुप 18 जैसी फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में एक्वायर कर लूं। या कई बार ऑक्सीडेशन स्टेट वो इस तरीके से भी एक्वायर करता है कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ले, या सिंपली फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ले। इसी बेसिस के ऊपर वो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। हर चीज यूनिवर्स में क्या होना चाहती है, स्टेबलाइज होना चाहती है। सो टू एक्वायर द स्टेबिलिटी, टू डिक्रीज देयर एनर्जी, तो इसीलिए वो अपनी डिफरेंट, हर एलिमेंट अपनी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, क्योंकि हर एलिमेंट का नेचर अलग अलग होता है। क्लियर हो गई? एक ग्रुप के अंदर एक अलग बात है कि वो एक जैसी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी शो कर देते हैं। बिकॉज ऑफ दैट पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं, क्योंकि उनकी वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है, जो नंबर होता है, वो एक जैसा होता है, इसलिए आपके डिफरेंट 18 ग्रुप्स बन गए हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट था कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, उसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने की। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होगा तो बेसिक ऑक्साइड बनाता है। अब इसका भी एक रीजन होता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये कंपाउंड होते हैं, जब आप देख पाएंगे आगे हम पढ़ेंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर बेसिक कंपाउंड बनाता है। क्यों? मान लीजिए आप लिथियम ऑक्साइड बना दें, आप सोडियम ऑक्साइड बना दें, तो ये क्या करते हैं जब आप इनको पानी में डालते हैं? अब इनका रीजन बता देते हैं ऐसा क्यों होता है। आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के ऑक्साइड को जब आप वाटर में डालेंगे, तो वाटर में डालने के बाद दे गिव द हाइड्रोक्साइड्स, दे गिव द OH नेगेटिव आयन, ये OH नेगेटिव आयन दे देते हैं। देखो कैसे दे देते हैं, देखो हम आपको बताएं। आपने देखा भी है, ऐसी बात नहीं है कि आपने नहीं पढ़ रखा, आपने पढ़ रखा होता है। मान लीजिए आपने Li2O ले लिया और इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, इसके अंदर आपने देखो वाटर डाला, वाटर डालने के बाद आगे क्या बनता है, यहाँ वाटर डालने के बाद यहाँ पे बन जाता है लिथियम हाइड्रोक्साइड, और और ये OH नेगेटिव है। तो कोई भी सब्सटेंस वाटर के अंदर ही है। अब ये फर्दर डिसोसिएट, इसने बोलो क्या दिया है, Li पॉजिटिव और OH नेगेटिव है। तो अरेनियस कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि जो OH नेगेटिव आयन देता है वो बेस होता है। तो ये बेसिक ऑक्साइड होते हैं। बोलो ये कैसे ऑक्साइड होते हैं, बेसिक। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एसिडिक करेक्टर भी दिखाते हैं, बेसिक भी दिखाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका दूसरे साथ, जिसके साथ हम रिएक्शन करवाना चाहते हैं, वो कैसा है। तो ऑन दैट बेसिस कि वो उनका हम एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं, मींस दे शो द बोथ टाइप ऑफ नेचर, मींस द एसिडिक और द बेसिक, उन्हें आप एम्फोटेरिक कह देते हैं। क्लियर हो गया ना बेटा? तो ये हमने बताया ग्रुप 1 का एग्जांपल लेके यहाँ पे कि क्यों हम इनको बेसिक ऑक्साइड कहते हैं, क्योंकि पानी में डालने के बाद ये हाइड्रोक्साइड देते हैं और मींस OH नेगेटिव आयन देते हैं, सो दे हैव द बेसिक नेचर, इसलिए उनका नेचर बेसिक। और जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट जो दिखाते हैं वो आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना देते हैं। अब एग्जांपल है, देखो आपके सामने, बड़े ध्यान से देखो। ये जो एग्जांपल है ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, देखो हमने ये एग्जांपल लिया, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। वैसे तो हमने देखा है कि सोडियम दोनों दो तरह के ऑक्साइड बनाता है, ये सिंपल ऑक्साइड भी बनाता है और पर भी बना देता है। वो आगे हम पढ़ते हैं अलग से अपने सेशन के अंदर कि कौन ऑक्साइड, पर और हाइपर ऑक्साइड बना देते हैं। हमने ऑक्साइड ही लिया क्योंकि ऑल द थ्री आर दी ऑक्साइड हियर, इसलिए हमने ऐसा लिया है। कभी आपके दिमाग में बात आए कि सर हमने तो पढ़ा था सोडियम तो पर बनाता है, सोडियम ऑक्साइड भी बनाता है और पर भी, वो दोनों चीजें बनाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो सोडियम जो ऑक्साइड है यहाँ पे,
इसके अंदर सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो कितनी है, यहाँ पे सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, जबकि Al2O3 के अंदर आप देखेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर तो देखो -2 चार्ज है यहाँ पे, तो इसके ऊपर 2 3 जा 6, तो एल्यूमिनियम 2 है, तो ऊपर बोलो क्या आएगा +3। और ये होता भी है, ग्रुप 13 का एलिमेंट है, तो मीन जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव, कंपाउंड न्यूट्रल होना चाहिए। ये सिर्फ मैं आपको चेक करके बता रहा था कि जो फार्मूला हमने लिख रखा है वो ठीक है या गलत। तो एल्यूमिनियम के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे SO3 के अंदर आप देखेंगे तो अगर आप देखिए जैसे आप निकाल के भी देखते हैं, सल्फर को अगर हम X मान ले, माइनस में ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, 2 3 जा 6, ये हम आपको पहले ही सिखा चुके होते हैं। तो X इज इक्वल टू +6, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे अभी हमने ऊपर सीखा, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है, देखो सल्फर की, तो ये एसिडिक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, सोडियम ये बेसिक ऑक्साइड है। हम आपको ये भी बता दें, आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पैक ईयर क्वेश्चन पेपर आप पढ़ेंगे, आप देखना वहां पे ऐसा भी आ चुका है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो वहां पे Al2O3 काफी बार लिखा मिलता है और आप Al2O3 के ऊपर टिक कराते हैं। कई बार ऐसा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसिडिक ऑक्साइड, तो जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, तो ओवरऑल कंक्लूजन आप यहां से निकाल लें, जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल, देखिए सल्फर नॉन मेटल है यहाँ पे, पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर तो क्या होता है कि ऊपर आपके नॉन मेटल होते हैं, नीचे जाते हैं साइज बढ़ जाता है, तो बीच में एम्फोटेरिक आपके कंपाउंड बनाने वाले सब्सटेंस आ जाते हैं, और उसके बाद नीचे आपके मेटेलिक कैरेक्टर आ जाता है। क्लियर हो गया ना। तो मेटल हो गए, सबसे ऊपर नॉन मेटल होते हैं पी ब्लॉक के अंदर क्योंकि साइज छोटा है, उसके बाद सेमी मेटल्स हो गए या मेटलाइड आप कह सकते हैं, उसके बाद नीचे मेटेलिक करेक्टर आ जाते हैं जो सबसे बॉटम के ऊपर हो जाते हैं इस टाइप से, तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर बढ़ती है, तो जो इलेक्ट्रॉन इजिली लूज करे मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन इजिली ले ले वो नॉन मेटल होता है। ये बेसिक बात तो हम पढ़ चुके होते हैं। तो ध्यान रखें, दिमाग में बात बिठा लें कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ग्रुप 1 आपके मेटल हैं, ग्रुप 2 वाले आपके मेटल्स होते हैं, आपके डी ब्लॉक एलिमेंट जो मेटेलिक नेचर जिनका होता है, और उनके अंदर भी अगर डिफरेंस आता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार के ऊपर आ जाता है। लेकिन इन जनरल मैं आपको बता रहा हूं मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं आपके, मेटल इन जनरल अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे मेटल ऑक्साइड आपके बेसिक होने चाहिए और नॉन मेटल ऑक्साइड आपके एसिडिक होने चाहिए। लेकिन फिर भी वहां पे कंपैरिजन करवा रहे, जैसे मेटल्स के अंदर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे मैग्नीज की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे अभी हम आगे आपको दिखा देंगे, वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाता है, लोअर में भी, हायर में भी, मीडियम में भी, तो वो बात अब यहाँ पे आ चुकी है उस जनरल ट्रेंड से हटके, कि मान लीजिए आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है, हमने पढ़ा है दे आर मेटेलिक इन नेचर, लेकिन उसके अंदर भी आपके अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे, और मीडियम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। अब आपके सारी बातें दिमाग में अच्छे से जम गई होंगी, आपने याद कर ली होंगी, और नोट डाउन भी बेटा आपने कर ली होंगी। क्लियर हो गया ना बातें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी ही है, इनको आपको भूलना नहीं है इन छोटी छोटी बातों को, इसलिए कंक्लूजन की फॉर्म में मैं आपको साथ के साथ यहाँ पे बताता जा रहा हूँ। अब जैसे ग्रुप नंबर 14 में देखें आप, देखो ग्रुप नंबर 14 में हमने जानबूझ के ऊपर नीचे इनको लिख दिया है, लेकिन आप जानते हैं ग्रुप नंबर अगर आप 14 में देखें तो बोलो सबसे पहले आपके ग्रुप नंबर 14 में आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, बोलो कौन आता है ऊपर। ग्रुप नंबर 14 में जैसे अभी हमने जिक्र किया, सबसे पहले कार्बन आता है, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, है ना, इसी टाइप से आता है, फिर टिन आता है, फिर लेड आता है, देखो इस टाइप से आपने पढ़ा है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, कौन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सबसे ऊपर है, इसका साइज तो छोटा है, अभी हमने बताया था ना पी ब्लॉक एलिमेंट के जो ऑक्साइड होते हैं एसिडिक होते हैं, वो एसिडिक होते हैं, तो वो तो हमने देख लिया कि कार्बन का साइज देखो ऊपर है, इसका जो ऑक्साइड होगा ये CO2 बनाएगा, तो इसका नेचर एसिडिक होगा, स्मॉल साइज है इसका, ठीक हो गया ना। वो तो हो गया क्लियर, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखो +4 भी है जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं। उसके बाद नीचे टिन गए, टिन के अंदर हमने पढ़ा भी था आगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट जब पढ़ा है, ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये +2 भी दिखा देता है और प्लस आपके +4 भी, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है, +4 भी, इन दोनों को ये शो कर सकता है। तो अगर आप +2 वाला देखें टिन ऑक्साइड हो गया, और यहाँ पे +4 का देखें तो ये SnO2 हो गया यहाँ पे, तो दो कंपाउंड आपके बन गए। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो SnO2 है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, तो इसका नेचर बोलो कैसा हो गया, एम्फोटेरिक हो गया, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बड़ा ही हो गया, है ना, तो उनके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस के ऊपर आपका ये तो एम्फोटेरिक ही रहा, लेकिन जो SnO जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है उसका नेचर बोलो कैसा हो गया, क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई वो बेसिक हो गया, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हुई तो देखो ये एम्फोटेरिक हो गया, और ऊपर गए तो साइज बढ़ गया, देखो ध्यान से देखें, डाउन द ग्रुप जाएंगे एसिडिक करेक्टर आपका डिक्रीज होगा, जो एसिडिक करेक्टर है, जो एसिडिक करेक्टर है बोलो वो क्या होगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा,
एसिडिक करेक्टर तो डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे एसिडिक करेक्टर जो डिक्रीज होगा क्योंकि साइज बढ़ जाएगा ना, पर तो कार्बन का साइज बड़ा है, छोटा है, डाउन द ग्रुप साइज आपका बढ़ गया, तो एसिडिक करेक्टर आपका डिक्रीज हो गया। तो ऊपर वाला एसिडिक होगा, बीच में कहीं पे एम्फोटेरिक होने चाहिए, डाउन द ग्रुप जाए तो बेसिक होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डाउन द ग्रुप गए तो जो टिन का नेचर था वो आपका एम्फोटेरिक होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। तो उसी बेसिस पे हमने बताया कि टिन का जो है आपके +4 के अंदर तो आपका एम्फोटेरिक ही था, लेकिन +2 ऑक्सीडेशन और भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया तो उसका बेसिक नेचर तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलो अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रेडॉक्स बिहेवियर, मींस ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर होता है, रिड्यूसिंग बिहेवियर। इसके ऊपर भी अलग से सेशन है हमारा, हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे किसी भी कंपाउंड को हम कैसे एक्सप्लेन करें कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है, एलिमेंटों को कैसे एक्सप्लेन करें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट, कंपाउंडों को भी कैसे एक्सप्लेन करें कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट। इसके ऊपर एक कंप्लीट सेशन है हमारा, आप उसको अच्छे से देख के वहां पे समझना। तो फिलहाल इन्हें ब्रीफ हम यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि हमारा जो आज का सेशन है सिर्फ यही बात एक्सप्लेन करने के लिए है कि अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर देते हैं, कोई एक एलिमेंट है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर करते हैं, या डिफरेंट एलिमेंट की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है उनको आपस में कंपेयर करते हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टी इफेक्ट हो सकती हैं हमने पीछे देखा। उसके बेसिस के ऊपर हम ये बता सकते हैं कंपाउंड आयनिक होगा, कोवलेंट, फिर हमने अभी देखा हम उनके एसिडिक, एम्फोटेरिक और बेसिक बिहेवियर को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। अभी हम देखने वाले हैं उनका रिडॉक्स बिहेवियर की, मींस उनका जो नेचर होगा उस कंपाउंड का, एलिमेंट का जो नेचर है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर रहेगा, रिड्यूसिंग नेचर रहेगा। तो इसी बात को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। तो कोई भी एलिमेंट है जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, देखो हायर का मतलब आप बड़े ध्यान से समझे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कम पॉजिटिव चार्ज रहना। जब वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जा चुका है, अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जा चुका है, कब गया होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर करके गया होगा। तो जब वो ऑक्सीडेशन लॉस करके करके और फिर वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक जा चुका, इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी तो रही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, तभी तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वो पहुंच चुका। अगर वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच चुका है, ये इसकी मैक्सिमम है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अब वो लॉस नहीं कर सकता, तो वो क्या कर सकता है, वो दोबारा बैक ही चल सकता है, बैक चल सकता है, बैक का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है सिर्फ, अब लॉस वो नहीं कर सकता। तो कोई भी एलिमेंट जब वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है, तो उसकी टेंडेंसी क्या रह गई, लॉस करने की तो बची नहीं, तो क्या करेगा, उसकी गेन करने की टेंडेंसी है, अब वो वापस नीचे की तरफ आ सकता है, और ऊपर तो वो जा नहीं सकता, और ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो शो नहीं कर सकता। यही हमने यहाँ पे लिखा है, आप ध्यान दें, कोई भी एलिमेंट अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है तो वो दोबारा से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आ सकता है। कैसे आएगा, बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। अब बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन का मतलब देखो क्या है, मान लीजिए कोई +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, मान लीजिए मैग्नीज हमने लिख दिया, अब ये क्या करे, अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन देखो मान लीजिए गेन कर लेता है, तो ये किसके अंदर आ गया, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, देखो यहाँ पे आ गया, तो हायर से लोअर के अंदर आ गया, इलेक्ट्रॉन गेन करके आया। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो उसका वो कैसे एजेंट होते हैं, आपने पढ़ा है ग्रुप 17 वाले, जो पी ब्लॉक वाले होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके ग्रुप 18 जैसे स्टेबल होना चाहते हैं, पढ़ा था ना। फ्लोरीन जो होता है एटॉमिक नंबर 9 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन करते ही ग्रुप 18 आपके नियोन जैसा हो गया। सोडियम जैसे है, लिथियम है, वो क्या करते हैं बोलो, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, किस जैसा हो गया, हीलियम जैसा, लॉस करके रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, क्योंकि 11 एटॉमिक नंबर, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके ग्रुप 18 जैसा, नियोन जैसा हो जाएगा। क्लियर होगी ना बातें, ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो बातें हैं, बात वही होता है कि हर चीज यूनिवर्स में स्टेबल होना चाहती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके गेन करके जो भी करना पड़ा वो करेंगे, लेकिन ग्रुप 18 जैसा वो स्टेबल होना चाहते हैं। हर चीज यूनिवर्स में स्टेबल होना चाहती है, या अगर ग्रुप 18 जैसा ना हो तो वो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगी, हाँ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेंगी, जो भी अलग ट्रेंड होते हैं, और भी तो फैक्टर होते हैं ना स्टेबलाइजेशन होने के। ग्रुप 18 जैसा ना हो कि हाफ फिल्ड फुलफिल्ड स्टेबल हो जाए, कंप्लीटली फिल्ड ना हो कि हाफ फिल्ड स्टेबल हो जाए, या डी ब्लॉक में आपने पढ़ा था जो डी सब शेल के 5 ऑर्बिटल होते हैं, आपने पढ़ा था ना कि जो 5 ऑर्बिटल होते हैं डी सब शेल के, देखो इस स्टेप से मैंने आपको सिखाया था वहां पे कि ये दो सेट के अंदर देखो टूट जाते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ द पोलर मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड और द मैग्नेटिक फील्ड और द नंबर ऑफ द जो नेचर ऑफ द लिगेंड्स के, कितने लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा या टेट्राहेड्रल बनेगा, ये सारी की सारी बातें होती हैं जिसके बेसिस के ऊपर मान लीजिए दो, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं 6 लिगेंड आ जाते हैं, तो ऐसे दो सेट में टूटना होता है। नीचे वाले 3 को T2G कह देते हैं, ऊपर वाले को EG कह देते हैं। मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन आ गए,
और आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, जिसकी वजह से इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा हो गया, जिसे CFSC कहते हैं, गैप बहुत ज्यादा हो गया। इफ दैट गैप इज मोर, बहुत ज्यादा गैप है, तो हर चीज ये एनर्जी की लाइन है बेटा। हर कोई यूनिवर्स में क्या चाहता है, बोलो, मैंने क्या बताया था आपको, स्टेबल होना, स्टेबल होना। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, वो लोअर एनर्जी स्टेट में जाना चाहेगा। मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन, 6 के 6 हम यहाँ पे भर दें तो स्टेबल हो गया। बेटा अगर मैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाता, देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो आपको क्या लगता है हंस रूल के अनुसार, सर ये तो जो डी सब शेल आपने यहाँ पे लिखी है, ये तो हाफ फील्ड भी नहीं है, ये तो फुल फील्ड भी नहीं है, वो तो नहीं दिख रही आपको, ना हाफ फील्ड ना फुल फील्ड। फिर भी हम ऐसा जो भी एलिमेंट होगा, जिस जो डी 6 कॉन्फ़िगरेशन जिसकी होगी, हम फिर भी पेपर में आपसे पूछ ले, एग्जाम में पूछ ले कि ये स्टेबल है, इसमें एक्सप्लेन करें उसकी स्टेबिलिटी क्यों हुआ होगा स्टेबल। तो आप बड़े ध्यान से देखें, ये बातें आपको माइंड में रखनी जरूरी है। आप वहां पे आंसर ये लिखते हैं, ड्यू टू द फुलफिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन। T2G कॉन्फ़िगरेशन इसकी फुलफिल्ड हो गई है, T2G दो सेट में टूट गया होगा, पोलर मीडियम होगा, एक्वस मीडियम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, दो सेट में टूट गया, T2G फुलफिल्ड हो गई, दैट्स व्हाई इट इज स्टेबल। ये यहाँ पे स्टेबल है। तो कहने का अभिप्राय हम आपको ये बता रहे हैं, ये सारी चीजें कोरिलेट होके चलती हैं, हम बिना कोरिलेशन के किसी भी चीज का जवाब नहीं दे सकते। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इसी टाइप से जैसे हमने ये ऊपर लिख दिया Mn+7+2 लिख दिया, हमने बताया कि इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों। देखो अगर आप मैग्नीज का एटॉमिक नंबर देखेंगे 25, जैसे आपको बताया था, कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या होती है, इन शॉर्ट अगर लिखना चाहें 3d5, और देखो मैंने 4s2 लिख दिया, देखो ये लिख दिया ना। अब यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आर्गन है, आर्गन, देखो आर्गन 18 जिसका 18 और 7 25 हो गए ना कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन अगर हम लॉस कर देते हैं, ये Mn+7 है, मतलब ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में था बोलो, यहाँ पे ग्रुप 18 लाइक कॉन्फ़िगरेशन में है Mn+7। पहली बात, अगर अब हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किसके अंदर, +2 के अंदर ही क्यों जाना चाहता है, क्योंकि अब अगर हम इसमें 5 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन डालने के बाद जिसकी ये कॉन्फ़िगरेशन की बजाय ये सारे इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो ये आर्गन जैसी है। अब अगर हम इसमें 5 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन बोलो किस में डालेंगे, तो डी के अंदर आ जाएंगे, 3d5 हो जाएगा। मतलब डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब क्या है, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाती है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ही गेन करता है, ये 4 क्यों नहीं करता, 3 क्यों नहीं करता, दैट्स द रीजन हियर, कि 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेता है। क्योंकि मैग्नीज +7 से ज्यादा तो दिखा ही नहीं सकता ना, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद +7 में आने के बाद ये ग्रुप 18 जैसा आर्गन जैसी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, क्योंकि ये सातों इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीज के थे ये तो लॉस हो चुके हैं। अब ये कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 18 जैसी है, इससे ज्यादा लॉस नहीं कर सकता, तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ये क्या कर सकता है, सिर्फ अगर करना भी चाहे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। वही बेटा हमने पहली पॉइंट के अंदर यहाँ पे लिखा था, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कोई एलिमेंट जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है, एग्जांपल लेके मैंने यहाँ पे आपको बता दिया Mn का, Mn+7 के अंदर, तो फिर उसके अंदर टेंडेंसी हो जाती है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करे वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये सारी बातें बेटा अपनी कॉपी में अलग से आप नोट डाउन भी कर लेना, क्योंकि फिलहाल हम ये सारी चीजें यहाँ पे टाइप्ड फॉर्म में मैंने इसलिए नहीं डाल रखी, क्योंकि इन ब्रीफ हमें ये सारी बातें जो पूरे अलग अलग टॉपिक हैं उनको कोरिलेट करना था, उनका रिलेशन बताना था हमें ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। क्लियर हो गया बेटा, आ गई होगी वो आपको बात समझ में। तो वो एलिमेंट जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होते हैं, वो हमेशा क्या, कैसे एजेंट का काम करेंगे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, उनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। क्लियर हो गया ना बेटा। इसके रिवर्स जो एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हायर की तरफ जा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव कर सकते हैं, लॉस करके, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। क्लियर हो गया। तो इट मीन्स वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। फिर वो किस चीज का काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं MnCl2 है, मान लीजिए बेटा, हम वैसे बता रहे हैं बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना। मान लीजिए हम ये कह दें क्या, ये MnCl2 है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की बोलो बेटा कितनी है, +2, +2 है ना यहाँ पे। क्या ये आगे Mn+7 में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये MnCl2 किस चीज का काम करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और ये 5 इलेक्ट्रॉन और लॉस कर सकता है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये +7 में कन्वर्ट हो जाएगा, और +7 में कन्वर्ट हो जाएगा क्यों, क्योंकि ये आर्गन जैसी कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, अभी हमने बताया ही था, ग्रुप 18 लाइक कॉन्फ़िगरेशन। तो सिर्फ हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि ये किस चीज का काम कर सकता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, तो कैसे, किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ उसका कोरिलेशन करके हम उसका जवाब दे सकते हैं।
क्लियर हो गया बेटा, यहां तक आ गई ना बात समझ में? अब देखो एग्जांपल देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे आप बड़े ध्यान से देख पा रहे हैं कि जो Mn है यहाँ पे मैग्नीज जो है, जैसे हमने आपको बता भी दिया था, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी आ गई होगी। देखो मैं आपको देखो फिर से थोड़ा थोड़ी प्रैक्टिस देखो करवाता रहता हूँ यहाँ पे, कि जैसे Mn है बेटा, यहाँ पे इसको x मानना है। Mn को बोलो क्या मानना है यहाँ पे x। Mn को यहाँ पे आप क्या मानेंगे? Mn को आपको यहाँ पे x मानना है। देखो x मान लिया। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है बेटा, ये जो लिख रखा है ना MnO4 के ऊपर माइनस चार्ज, ये बेटा ये मत मान लेना ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है। जब आप इनिशियल स्टेज में मान लीजिए कोई बच्चा सीख रहा है तो उसके लिए हम बता रहे हैं, वैसे तो अलग से हम प्रैक्टिस करवा चुके हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, लेकिन फिर भी ये जो चार्ज बेटा ये ओवरऑल पूरी स्पीसीज के ऊपर है, ये पूरे MnO4 के ऊपर है, ये पूरा चार्ज इस पूरे MnO4 के ऊपर का चार्ज है, ये -1 बेटा। ठीक हो गया। ऑक्सीजन के ऊपर तो बेटा कितना चार्ज होता है जो हमने पीछे सिखाया था, -2 होता है, 4 है ऑक्सीजन O4 तो -8 हो गया, इज इक्वल टू पूरे के ऊपर। अब ये न्यूट्रल स्पीसी तो है नहीं, हमने MnO4 नेगेटिव लिख रखा है, तो जो भी चार्ज होता है पूरी स्पीसी के ऊपर वो आगे लिख देते हैं, तो -1। तो अब यहां से देखेंगे x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, दैट इज द +7। तो यही हमने लिखा है कि इस MnO4 नेगेटिव के अंदर, और अकेली नेगेटिव, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा क्या सर ये चीज स्टेबल होती है? नो, ये स्टेबल नहीं होती। ये सिर्फ थ्योरेटिकली तरीके से हमने पेपर के ऊपर लिख रखा है, अदरवाइज तो देखो बेटा ये कंपाउंड होता है KMnO4। अब इसके अंदर दो पार्ट होते हैं ना बेटा, जो जब हमने इसको पानी में डाला 2 पार्ट्स के अंदर ये ब्रेक डाउन हो गया। तो यानी थ्योरेटिकली तो हम लिख सकते हैं ना, थ्योरेटिकली आपसे पूछ भी सकते हैं, है ना? तो ये MnO4 देखो अलग से, और इसके ऊपर था बेटा, इस पूरे के ऊपर -1 चार्ज। अब क्लियर हो गया। अकेला MnO4 नेगेटिव नाम की कोई चीज होती नहीं, वो अकेली स्टेबल होती नहीं, अकेली नेगेटिव चार्ज स्पीसी होती नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव के साथ काउंटर बैलेंस होना होता है, पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, फिर एक कंपाउंड बनता है, वही स्टेबल होता है। तो यहाँ पे अब आपने सीख लिया। और किस तरीके से अगर हम KMnO4 के अंदर देखो Mn का निकालते तो बेटा कैसे निकालते, यहाँ पे क्योंकि न्यूट्रल है कंपाउंड, पोटेशियम के ऊपर +1 लिखते, Mn को हम x मानते, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, तो -8 इज इक्वल टू अब 0 लिखते बेटा, और फिर वही आंसर आता है x इज इक्वल टू बोलो क्या, +7 इज इक्वल टू 0। क्यों लिखा? क्योंकि KMnO4 इस पूरी स्पीसीज के ऊपर कोई चार्ज नहीं है यहाँ, और वहां पे MnO4 के ऊपर -1 चार्ज था, यहाँ पे तो कैसा चार्ज था, -1। तो ये निकालने के तरीके हम आपको पहले सिखा चुके। खैर ये तो था थोड़ा बैक रिव्यू। अब हमने देखा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे लिख दी, और फिर हमने देखा Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और ये माइल्ड रिड्यूसर का काम करेगा, Sn+2। क्लियर हो गया ना? तो ये इस बेसिस के ऊपर हम ये सारी चीजें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे प्रभावित करती है वो हमने बातें सीखी। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता कलर ऑफ द कंपाउंड। आपने देखा होगा, अभी मैंने बताया था पीछे आपको, जैसे डी सब शेल थी कैसे दो हिस्सों में टूट जाती, T2G और EG के अंदर, देखा था ना? तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, उनके जो कंपाउंड होते हैं वो अलग अलग कलर शो करते हैं। सो द ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं दे शो द डिफरेंट कलर इन द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में वो अलग अलग कंपाउंड शो करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, आपके जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे आपके जो डी सब शेल होता है उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। देखो मैं आपको फिर से बता दूं कि जो डी सब शेल होती है, देखो ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे देखो एनर्जी की लाइन लगा दी, और इसके बाद होना क्या होता है ओवरऑल, देखो मैं आपको बताऊं, जो ये डी सब शेल होती है जिसके अंदर ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जो डी के, जब पोलर मीडियम हो, मीन्स एक्वस मीडियम हो, पानी आप डालते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, या मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, सबसे पहले पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी देखो एकदम, क्योंकि उसका इफेक्ट आया, तो एकदम से क्या होता है बेटा, वो पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी देखो इस टाइप से आपकी इंक्रीज हो जाती है, पांचों की एकदम से इंक्रीज होती है बेटा। उसके बाद आपके ये दो सेट के अंदर बेटा टूट जाता है, एक लोअर सेट के अंदर, और डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ द लिगेंड्स, कितने लिगेंड ने अप्रोच किया, ये जो हम बातें बता रहे हैं ना बेटा, जो एनर्जी की लाइन लगा दी, ये किसी एलिमेंट के बारे में, किसी मेटल के बारे में है। कोई यहाँ पे मेटल है जिसके अंदर ये डी सबशेल हमने दिखा रखी है, मेटल है या मेटल आयन है, ठीक हो गया ना? और इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए, तभी हम कलर को एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब ये दो सेट के अंदर देखो यहाँ पे टूट जाता है, दो सेट कौन, 3 ऑर्बिटल्स नीचे रह गए और 2 आपके ऊपर चले गए। जो ये 2 और 3 नीचे गए, ये अलग से एक्सप्लेनेशन हमने आपको दे रखी है। नीचे वालों को T2G कहते हैं, ऊपर वालों को EG कह देते हैं। लेकिन ये मैं आपको फिर से बता दूं, ऐसा तब हुआ जब 6 लिगेंड्स ने अप्रोच किया था, मेटल लिगेंड्स, मेटल एटम की तरफ 6 लिगेंड ने अप्रोच किया। अगर 4 लिगेंड अप्रोच करते, 4 लिगेंड मींस 6 लिगेंड अप्रोच करें, तो उसे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कह देते हैं। अभी हम बताएं भी कि ना इसी बेसिस के ऊपर कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। अगर 4 लिगेंड होते तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाती।
क्या होती, या तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाती। क्लियर हो गया बेटा, आगे ना बात समझ में। तो यानी अभी हम क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे ये दो सेट में टूटना जरूरी है। तभी तो मान लीजिए एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ग्राउंड स्टेट में, अब ये सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ये यहाँ से कहाँ पे जाएगा, अपर स्टेट में। एक चीज और बता दे बेटा, यहाँ पे जो एनर्जी का जो गैप है ना बेटा, अगर देखो ये इलेक्ट्रॉन जो नीचे वाला भी बेटा डी है, ऊपर वाला भी डी है, तो इलेक्ट्रॉन डी से डी में ही जाएगा। और पहले इलेक्ट्रॉन देखो नीचे से ऊपर जाएगा, देखो ऐसे बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। किस रीजन की करता है, आपने पढ़ा है ना 3800 से लेके 7600 एंगस्ट्रॉन, जो आपका ये 3800 एंगस्ट्रॉन से लेके और जो 7600 एंगस्ट्रॉन होता है, या आपके कई बार 3900 से लेके 7800 एंगस्ट्रॉन हम लिख देते हैं, ये जो रेंज होती है ये विजिबल रीजन होता है। जो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा यहाँ पे और उसके बाद जो रिलीज करेगा एनर्जी, देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके अनस्टेबल हो जाएगा ये, और वापस आएगा ग्राउंड स्टेट में यहीं पे, और फिर एनर्जी को क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। और एनर्जी जब होगी रिलीज, तो वो एनर्जी किस रीजन में रिलीज हो रही है, इसमें से कौन सी रेंज है जहां पे एनर्जी रिलीज हुई, वही तो पार्टिकुलर कलर दिखाई देगा उस कंपाउंड का। तो जो कंपाउंड का कलर दिखाई देता है वो किस बात के ऊपर निर्भर करता है कि एनर्जी जो निकली है विजिबल रीजन में, कौन सी वेवलेंथ की एनर्जी निकली है, उसी बेसिस के ऊपर उसका कलर होता है। अब वो कौन से वेवलेंथ की निकलेगी वो डिपेंड करता है इसके गैप के ऊपर, जो यहाँ पे ये T2G और जो EG के बीच का जो गैप बना। अब ये गैप किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, गैप डिपेंड करता है आपकी अलग अलग बातों के ऊपर। वो डिपेंड करता है इस मेटल आयन के ऊपर भी, वो डिपेंड करता है लिगेंड्स के ऊपर भी, दोनों बातों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर, तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। मान लीजिए एक मेटल आयन ऐसा है जो आपकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, एक ऐसा है जो +2 दिखा रहा है, एक ऐसा है जो +3 है, एक +4 है, एक +5 एंड सो ऑन, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल आयन है। तो जो मेटल आयन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितनी ज्यादा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, उसकी उतनी ही तो टेंडेंसी होगी लिगेंड के साथ इंटरेक्ट करने की। तो लिगेंड उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट डालेगा, लिगेंड का इफेक्ट ज्यादा होगा उसके ऊपर। ज्यादा का मतलब ये जो गैप है यहाँ पे T2G और EG के बीच, ये गैप बढ़ जाएगा, दैट गैप विल इंक्रीज। जो ये CFSE बोलते हैं इसको, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये जो गैप होता है किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आपके मेटल आयन है। पहली बात देखो, जब कभी भी इंटरेक्शन दो ही चीजों के बीच होनी होती है, एक मेटल होता है एक लिगेंड होता है, एक मेटल होता है और दूसरा बेटा कौन होता है, वन इज द मेटल एंड अदर वन इज द लिगेंड। मेटल और लिगेंड ही होते हैं यहाँ पे। तो जो मेटल और लिगेंड के बीच, मेटल लिगेंड के बीच जो इंटरेक्शन हुई वो कम हुई या ज्यादा हुई, कब होगी ज्यादा, कब होगी कम, कम है तो ये गैप कम रहेगा। T2G और EG के बीच का गैप क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो उसी के अनुसार एनर्जी निकलेगी, उसी के अनुसार कलर आ जाएगा। तो अलग अलग मेटल के अंदर, अलग अलग मेटल आयन के अंदर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से उसकी इंटरेक्शन इनकमिंग लिगेंड के साथ अलग अलग एक्सटेंट तक होती है। उसी यानी लिगेंड का इंपैक्ट अलग अलग पड़ेगा मेटल आयन के ऊपर, इन डी सबशेल के ऊपर। जो लिगेंड है इन्हीं का इफेक्ट तो पड़ता है डी सबशेल के ऊपर, लिगेंड का इंपैक्ट आना होता है डी सबशेल के ऊपर, तभी तो इनकी स्प्लिटिंग होती है। और इंपैक्ट अगर लिगेंड का ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट होगा, तो स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट से जो स्प्लिटिंग होगी यही दो सेट होंगे, लेकिन गैप इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लिगेंड के मेटल आयन के ऊपर होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, उतना ज्यादा क्या होगा, आपकी ये गैप ज्यादा। ऐसे ही देखो, जो चीज अभी हमने यहाँ पे बतानी नहीं वो भी बता देता हूँ। लिगेंड, लिगेंड बेटा दो तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम अलग सेशन में आपको पढ़ाते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग होता है एक वीक लिगेंड होता है। जो लिगेंड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो इनके बीच के गैप को बढ़ाता है। T2G और EG के बीच का गैप बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, गैप बढ़ जाएगा बेटा। गैप बढ़ने की वजह से, गैप बढ़ गया तो अब जो कलर आएगा वो उसी के अनुसार आएगा, गैप के ऊपर ही तो डिपेंड करता है। जो गैप है इसी के ऊपर तो डिपेंड करता है, क्योंकि DD ट्रांजिशन का मतलब क्या है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन का जाना, ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो जाता है, इट अगेन कम बैक इनटू द ग्राउंड स्टेट बाय रिलीजिंग एनर्जी। किस वेवलेंथ की एनर्जी, जो गैप है उसी गैप के अनुसार तो एनर्जी निकलेगी। और वो जो एनर्जी है उसके कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी है, 3800 से लेके 7600 के बीच में कहाँ पे वो एग्जिस्ट करती है वो वेवलेंथ, वही तो कलर हमें शो होगा। तो यही हमने यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया है यहाँ पे अपनी इस हेडिंग के अंदर, कि जो डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल होते हैं, वो जो डिफरेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उन डिफरेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो अलग अलग कलर आते हैं वो क्यों आते हैं, क्योंकि वो एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होते हैं। अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होने की वजह से जो स्प्लिटिंग हो गई, जो डी ऑर्बिटल डी सबशेल की जो स्प्लिटिंग हो गई, स्प्लिटिंग होने के बाद जो ये गैप मेंटेन होता है, ये गैप हमेशा सेम नहीं रहता। इस गैप का जो एक्सटेंट है वो कम ज्यादा होता है।
डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल आयन, साइमल्टेनियसली डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लिगेंड। अगर लिगेंड को हम कॉमन कर दें, फिक्स कर दें कि यही लिगेंड है, और मेटल आयन अलग अलग हो जाएं, तो अलग अलग जो मेटल आयन अलग अलग और सेम मेटल आयन भी है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो अलग अलग कलर क्यों आ जाता है? वो इसी बेसिस के ऊपर आता है कि लिगेंड तो सेम हो गया, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वो मेटल आयन लिगेंड के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, ज्यादा इंटरेक्ट करने से गैप बढ़ जाएगा, गैप बढ़ने की वजह से अकॉर्डिंगली आपका कलर आना होता है। अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। क्लियर हो गया बेटा? तो मीन्स आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सीधा प्रभाव, इफेक्ट किसके ऊपर भी पड़ता है? कलर के ऊपर। आप बड़े ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं, ये डाटा एनालिसिस से देखो इस चीज की। आपने क्या देखा है यहाँ पे कि टाइटेनियम 3+ ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये पर्पल कलर शो करता है। क्रोमियम +3 आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ग्रीन कलर शो करता है। ये +6 करता है, ये +7 करता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर देखो यहाँ पे टाइटेनियम क्रोमियम है, इनके अंदर तो देखो +3 सेम ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो देखो कलर आपका अलग अलग क्यों आ गया? बेटा सेम तो है, फैक्टर और भी तो होते हैं, और फैक्टर आप कहेंगे क्या हो गया? देखो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है या अलग है? बिल्कुल अलग अलग है। टाइटेनियम, इसका 22 एटॉमिक नंबर था बेटा, यहाँ पे बोलो क्या था? इसका 22 एटॉमिक नंबर है यहाँ पे, 22 एटॉमिक नंबर। तो जब इसका एटॉमिक नंबर बेटा 22 है यहाँ पे, और क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर बेटा कितना है? 24 है। तो अब ये बताएं, क्या इलेक्ट्रॉन 3 लॉस कर दिए? 3 लॉस करने के बाद क्या होगा यहाँ पे? टाइटेनियम, सिंपल जो टाइटेनियम था, टीआई था, जिसका एटॉमिक नंबर 22 था, जिसकी कॉन्ग्रेशन क्या थी? जिसकी कॉन्ग्रेशन थी, बैलेंस कॉन्ग्रेशन लिखे, 3d2 थी और 4s2 थी। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसकी कॉन्ग्रेशन बोलो बेटा क्या बची? दैट इज द 3d1। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी इसमें बाकी है। ये ध्यान रखना बेटा, अगर ये 3d जीरो हो जाता ना तो कोई कलर शो नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते। ट्रांजिशन किन की होती है? डी ट्रांजिशन जो बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की ट्रांजिशन होनी होती है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर में, मतलब T2G से EG में। या टेट्राहेड्रल होते तो नीचे आपका E हो जाता, ऊपर T2 हो जाता, रिवर्स हो जाता है वहां पे। वो हमें अलग से एक्सप्लेनेशन आपको दे चुके होते हैं। अब क्रोमियम को देखे 24, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन निकाले। सिंपल क्रोमियम को अगर आप देखते हैं तो आपने देखा था इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है। तो कॉन्फिगरेशन बेटा क्या थी? 3d5। तो देखो 4s1, अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, एक यहाँ से निकलेंगे, 2 यहाँ से, तो 3d3 हो गई कॉन्फिगरेशन, तो 3d3 हो गई है ना। तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है? इसमें नहीं है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, एटॉमिक नंबर इनका अलग अलग है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग होगा। देखो सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम नहीं हो जाता, एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में अलग अलग है। टाइटेनियम इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? 22 है बेटा, 22 एटॉमिक नंबर 22 है, 22 प्रोटॉन्स है। इसमें प्रोटॉन्स कितने? 24 है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग है। हो गया ना बेटा? तो इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट तो भले ही इनकी सेम हो, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलग होने की वजह से होगा क्या? जो ये गैप आएगा T2G और EG के बीच, अगर ये ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और E नीचे होगा, T2 ऊपर होगा, अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसके बेसिस के ऊपर जो गैप है वो डिफरेंट फैक्टर होते हैं जो उस बात को इफेक्ट कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया ना बेटा? सिर्फ हम आपको ये शो कर रहे हैं कि देखो ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होने से देखो अलग अलग हो गई तो कलर अलग हो गया। जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम थी तो भी कलर अलग क्यों हुआ? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलग हो गया यहाँ पे। क्लियर हो गई ना बेटा? बात समझ में आ गई होंगी अब आप। चलो अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला जो हमारा पॉइंट यहाँ पे बनेगा, अभी तक हमने काफी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख चुके हैं हम। नेक्स्ट आ जाता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। वो तो बेटा सीधी सी बात है, मैग्नेटिक का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन से रिलेशन। और वो भी मैंने आपको देखो जो अभी अभी मैंने लिखा था उसमें आपने देखा भी था ना, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो गए थे, देखा था आपने? देखो थोड़ा ये बैक में यहाँ पे देखो, टाइटेनियम क्रोमियम में मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताया था। क्या नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम रहे थे? आपने देखा था यहाँ पे 3d1 बचा था, टाइटेनियम 3d1, यहाँ पे 3d3 था। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डी में अलग अलग थे ना बेटा, D1 एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, D3 क्रोमियम +3 में 3 है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर भी तो अलग होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है उसके बेसिस के ऊपर जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बचने होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, वो भी अलग अलग होते हैं। और जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे तो मैग्नेटिक बिहेवियर भी बदल जाता है, मैग्नेटिक बिहेवियर भी अलग अलग होना होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट, the number of unpaired electron will be the different one in the different metal ions. So the तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर।
नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है दैट दैट अफेक्ट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो किसको अफेक्ट करती है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करती है, और उसका सीधा इंपैक्ट पड़ता है मैग्नेटिक बिहेवियर के ऊपर। उसी के बेसिस के ऊपर हम किसी सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक कहते हैं, किसी को डायमैग्नेटिक कहते हैं, किसी को फेरोमैग्नेटिक भी कह देते हैं। क्लियर हो गया ना बेटा? अब एग्जाम्पल लेंगे हम, देखो अब यहाँ पे देखें, आप बड़े ध्यान से देख रहे हैं इसके अंदर। अब Fe+2 कॉन्जुगेशन देखें, D6 हो गया, क्योंकि आयरन की कॉन्जुगेशन देखो, ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके होते हैं। जो आयरन है, सिंपल आयरन, उसकी कॉन्जुगेशन बोलो क्या थी? सिंपल आयरन की कॉन्जुगेशन आप अगर आप देखें, वैलेंस कॉन्जुगेशन 3D6, और देखो 4s2। तो दो इलेक्ट्रॉन ये लॉस होने के बाद देखो 3D6 बच गया। अब 3D6 बच गया, इसकी कॉन्जुगेशन भी देखो, अगर हम खोल के लिखें इसकी, देखो इसी टाइप से अगर आप देखना चाहें, बोलो कैसे लिखेंगे? हंस रूल को अप्लाई भी कर दे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो उसके बाद क्या बच गया? देखो ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए ना, दीज आर दी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अगर Fe+3 देखें, तो एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, तो 3D5 हो जाएगा बेटा। 3D5 में अगर 5 इलेक्ट्रॉन अगर फिलअप करते हैं, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 1 2 3 4 एंड 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। जिंक को देखें, कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या थी? 3D10 है ना, क्योंकि जिंक की कॉन्जुगेशन आप वैलेंस आप जानते हैं, अकेली अगर हम जिंक की लिखते हैं, सिंपल जिंक की, तो कॉन्जुगेशन बेटा क्या होती है? दैट इज द 3D10 4s2, 3D10 4s2। और जिंक+2 की क्या होगी? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, डी में 10 रह गए। 10 का मतलब अब बिना ड्रा किए भी आप समझ ही गए होंगे वैसे तो, लेकिन फिर भी देखो, आपको एग्जाम में तो बेटा ड्रा करना ही है ऐसे। और ये ध्यान रखे, मैं एक एक करके क्यों भर रहा हूं, ताकि आपको रूल का पता चले। हंस रूल कहता है ऐसा। तो हंस रूल ने क्या कहा कि अमंग द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डी के 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, तो अमंग द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अप सिंगली, जैसे मैंने एक एक करके भर दिया, देन द पेयरिंग विल स्टार्ट, और जब उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो हंस रूल भी हमने दोबारा से देखो रिवाइज हो गया हमारा। तो हमने देखा कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेड नहीं तो ये आपका डायमैग्नेटिक हो गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ज्यादा अनपेड हो जाएंगे तो आपको स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक आप उसको कह सकते हैं। फिर हो गया बेटा, आ गई ना इतनी बात समझ में? तो अब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेसिस के ऊपर हम आगे मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। इसके बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है, हमने पीछे पढ़ा भी था कि आपके कौन से ब्लॉक के एलिमेंट, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट लगेगा, या आपके स्पिन प्लस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट फार्मूला, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट चलता है, जो अक्सर हम किस में पढ़ते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। क्योंकि एफ के अंदर क्या होता है, जो ऑर्बिटल जो मोशन होता है वो डीपली सिचुएटेड होते हैं, वो क्विज्ड नहीं होता, इसलिए ऑर्बिट मैग्नेटिक मोमेंट भी वहां पे काउंट में आता है। लेकिन आपके एसपीडी के अंदर हम देखें तो जो आपके ऑर्बिटल जो मोशन होता है वो क्विज्ड हो जाता है, इसलिए स्पिन मोशन के बेसिस के ऊपर ही मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है, क्योंकि सुपरफिशियली प्रेजेंट होते हैं एसपी और डी। क्लियर हो गया ना? डीपली सिचुएटेड नहीं होते। एंड अल्टीमेट सबशेल में तो होता है बेटा, ठीक कहा आपने, अल्टीमेट में तो होता है डी सबशेल, लेकिन वो इतना ज्यादा डीपली नहीं होता कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इफेक्ट ना पड़े। तो डी ब्लॉक के अंदर भी डी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, तो ऑर्बिटल मोशन क्विंच्ड हो जाता है डी के अंदर, और आपके एफ के अंदर आप ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर एग्जाम में दे ही दें कि भाई स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी काउंट करो तब निकालो, तो फार्मूला फिर तो हमें वो लिखना ही पड़ जाता है। फिलहाल अभी हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पे देखो चेंज हो जाती हैं। तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से अलग अलग नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसी बेसिस के ऊपर जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला है कि म्यू यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है, और ये स्क्वायर रूट ऑफ n × n+2, n यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जैसे ऊपर मैंने अभी आपको निकालने सिखा ही दिए थे, कैसे आप देखते हैं एग्जाम में, तो वो डायग्राम भी आप बनाते हैं ऑर्बिटल्स, फिर वो अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखने चाहिए। वो दिखने के बाद तभी आप यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते हैं, पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका मैग्नेटिक मोमेंट का आ जाएगा, यूनिट बोहर्स मैग्नेटॉन आपकी बन जाती है। नेक्स्ट हम लेते हैं कोऑर्डिनेशन बिहेवियर। अभी मैंने बताया ही था, जैसे आपको बताया, जिसकी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मोर द पॉजिटिव चार्ज +7 है, तो उसके अंदर ज्यादा टेंडेंसी होती है ज्यादा लिगेंड्स को अपनी तरफ अटैक करने की। तो मोर द नंबर ऑफ द लिगेंड, उसके बेसिस के पर मींस कोऑर्डिनेशन बिहेवियर बदल गया। मतलब 4 लिगेंड, किसी मेटल आयन के चारों तरफ 4 लिगेंड है, तो वो या तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा या ऑक्टेड आपके स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। अगर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या करेगा? ज्यादा लिगेंड को अपनी
तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो मीन्स ज्यादा कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन गया, तो मतलब उसका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है। क्लियर हो गया ना? तो यानी डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उसके बेसिस के ऊपर उसका कोऑर्डिनेशन बिहेवियर बनना होता है, मतलब कितने सराउंडिंग लिगेंड होंगे उसके चारों तरफ, और उसी के बेसिस के ऊपर वो कॉम्प्लेक्स बनता है, उसी के बेसिस के ऊपर उसकी ज्योमेट्री बनती है, उसी के बेसिस के ऊपर टेट्राहेड्रल बनेगा, स्फीयर प्लेनर बनेगा या ऑक्टाहेड्रल बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इनकमिंग लिगेंड्स। तो लिगेंड कितने आए वो डिपेंड किया किसके ऊपर, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर ही। तो मीन्स फैक्टर और भी होते हैं, लेकिन एक फैक्टर ये हम, क्योंकि आज के सेशन ही हमारा इसी के ऊपर है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या प्रभाव पड़ेगा अलग अलग प्रॉपर्टीज के ऊपर, तो इस चीज को आज हम स्टडी कर रहे हैं। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो क्या करेगा बोलो, इट कैन स्टेबलाइज द हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, मैंने बताया ज्यादा लिगेंड को अपनी तरफ अटैक करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गर मेटल लिगेंड इंटरेक्शन बन जाएंगी, स्ट्रॉन्गर मेटल लिगेंड इंटरेक्शन बन जाएंगी, तो जिसकी वजह से आपके नेचर ऑफ द लिगेंड प्रभावित होगा। और लिगेंड कैसे आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है वीक है, वो एक अलग बात बन गई कि उसके बेसिस के ऊपर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो सारी बातें बन जाती है। मींस ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो किस बात को अब अफेक्ट करती है, अभी आपने देखा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इट अफेक्ट द ज्योमेट्री, इट अफेक्ट द लिगेंड फील्ड, और इट अफेक्ट द बोलो क्या, CFSC। मैंने अभी आपको बताया था कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो लिगेंड को ज्यादा अपनी तरफ अटैक करेगा, ज्यादा अपनी तरफ अटैक करेगा तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। जो दो सेट बनने होते हैं T2G और EG, उनके बीच का जो गैप है वो कम है या ज्यादा, ज्यादा का मतलब अगर लिगेंड स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर गए, लिगेंड स्ट्रांगली अट्रैक्ट कब कर गए, जब जितना ज्यादा मेटल आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि उसने ज्यादा इंपैक्ट डाला, ज्यादा लिगेंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, लिगेंड ज्यादा अट्रैक्टेड हो गए, मतलब लिगेंड ज्यादा ही इफेक्ट डालेंगे अब उस मेटल आयन के ऊपर, जो डीजनरेसी है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, डी सब शेल की डीजनरेसी को डिस्ट्रॉय करेंगे, जो 5 ऑर्बिटल थे वो एक एनर्जी के नहीं रहेंगे, 2 सेट में टूटेंगे, टूटने के बाद उनके बीच का एनर्जी गैप किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, वही बातें हम बता रहे थे, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मेटल आयन, उसके ऊपर होने वाली ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। अगर नेचर ऑफ लिगेंड सेम है, तो अगर सेम लिगेंड अप्रोच कर रहा है तो क्लियर हो गया बेटा, आगे बात समझ में? तो ये कुछ बातें हैं जो बार बार देखो वही बातें रिपीट भी हो रही है हमारी यहाँ पे, जो आपको ध्यान रखनी ही है। अब आप यहाँ पे देखें बेटा, इस एग्जाम्पल, मान लीजिए आयरन है, वो 2 स्टेट शो कर रहा है यहाँ पे, एक तो +2 है और एक दूसरी बोलो क्या है, +3 है। तो +2 के अंदर बोलो क्या होगा, +3 में क्या होगा, जैसे मैंने बताया था +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आ गई, तो +3 होने की वजह से क्या होगा, इसकी टेंडेंसी बढ़ गई नंबर ऑफ लिगेंड्स को, ज्यादा लिगेंड्स को अपनी तरफ अटैक करने की, देखो 6 लिगेंड आ गए यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 ही रहा, तो जिसकी वजह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना देगा यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो एक अलग बात जो आगे हम इन डिटेल पढ़ते हैं कि ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स बनेगा लो स्पिन का बनेगा या हाई स्पिन का बनेगा, वो डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ लिगेंड के ऊपर भी। जैसे यहाँ पे Cn नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं, हमेशा वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको इकट्ठा कर देते हैं, उनको पेड अप कर देते हैं, तो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक कम रहता है, हो सकता है 6 इलेक्ट्रॉन हो तो 6 के 6 दो 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 करके इकट्ठे हो गए, वो डायमैग्नेटिक ही हो जाए, तो मीन्स वो नेचर ऑफ लिगेंड का इफेक्ट हम अलग से पढ़ते हैं अपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाले चैप्टर के अंदर। फिलहाल हमारा पूरा का पूरा ध्यान है ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हुई, ज्यादा लिगेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन स्फीयर बढ़ गया, ज्यादा नंबर ऑफ लिगेंड अगर मेटल आयन की तरफ होंगे, ज्यादा सराउंड करेंगे, तो मींस कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा, मतलब 6 हो गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। लो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो चांसेस हैं कि 4 ही रहे, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर लिगेंड आगे क्यों लिखा, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है स्ट्रॉन्ग तो 6 भी आ सकते हैं, वीक है तो 4 रहेंगे। तो ये इसकी सेंस थी यहाँ पे, जो मैं साथ के साथ आपको लिगेंड के बारे में भी कुछ ना कुछ बोलने का प्रयास कर रहा था। क्लियर हो गया बेटा, आगे ना बात समझ में यहाँ तक? तो इस तरीके से आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे। अब जैसे Fe+2 है बेटा, जब भी ये बनाता है वाटर के साथ, जैसे मान लीजिए 6 आ गए, तो ये लेस स्टेबल बनता है। क्यों 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 बनता है, मैंने बताया, ये वीक लिगेंड की कैटेगरी में आ जाता है, वाटर वाटर कम इन द वीक लिगेंड कैटेगरी, दैट्स व्हाई इट बिकम्स द अनस्टेबल वन। Fe+3 जो स्टेट है यहाँ पे मोर स्टेबल है, यहाँ पे Cn, क्योंकि एक स्ट्रॉन्गर लिगेंड है, ये कैसा लिगेंड है, दैट इज अ स्ट्रॉन्गर लिगेंड। ओके, तो नेक्स्ट इसके बाद अगला पॉइंट जब हम लेते हैं यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री को अभी हम आपको बता ही चुके हैं बेटा, सिर्फ ये रिपीटेशन होगा इस पॉइंट के अंदर हमारा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्योमेट्री को भी इफेक्ट करती है, क्योंकि उसमें सारी बातें देखनी होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे अभी हमने देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे इफेक्ट हुआ, लिगेंड कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, वीकर हैं, उनके साथ कितनी ज्यादा इंटरेक्शन हुई या रिपल्शन हुई, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं
मेटल आयन के अंदर, उस पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, उसके बेसिस के ऊपर भी उसकी ज्योमेट्री इफेक्ट होती है। तो मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट तो है, लेकिन उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो मेटल आयन है, उसके अंदर, उसकी वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने वैकेंट ऑर्बिटल बच चुके हैं, कितने लिगेंड उसको अप्रोच कर सकते हैं, ऑन दैट बेसिस उसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या बनने वाला है, उसी के आधार के ऊपर ही तो उसकी ज्योमेट्री बनती है, उसकी स्ट्रक्चर बनती है। तो जो उसकी स्ट्रक्चर बनती है वो लिगेंड भी प्रभावित करते हैं कि कितने लिगेंड आएंगे, कौन से लिगेंड आएंगे, आपके स्ट्रॉन्ग आएंगे, वीक आएंगे, कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो वो सारी की सारी बातें इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है बेटा। अब देखो, जैसे यहाँ पे मान लीजिए SO2 मोलिक्यूल है, हम सिंपल मोलिक्यूल यहाँ पे लेने का प्रयास हमने किया, SO2 SO3 ले लिया। SO2 की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बोलो कैसी होती है, ये एक बेंट मोलिक्यूल होता है। जैसे H2O आपने देखा होगा, ऐसे ही SO2 होता है। यहाँ पे SO2 के अंदर अगर आप देखें तो एक ही लोन पेयर यहाँ पे बचता है। अगर आप देखें बड़े ध्यान से, देखो मान लीजिए ऐसे बेटा, यहाँ ठीक हो गया, इसके पास एक तो बेटा लोन पेयर बच जाता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड, देखो इस टाइप से ये SO2 की स्ट्रक्चर। जबकि SO3 की अगर हम देखें तो इसकी ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बन जाती है, देखो यहाँ। अब डी ब्लॉक के अंदर देखेंगे तो अलग टाइप की एक्सप्लेनेशन आती है हमारी इनकी स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री की। ये हमने सिंपल मॉलिक्यूल लिया आपके पी ब्लॉक से रिलेटेड, ठीक हो गया बेटा। इसकी बेंड शेप हो गई, और इसकी ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो गई SO3 की यहाँ पे। और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की अलग अलग है, ये +4 है, और ये इसकी बोलो क्या थी यहाँ पे, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे। हम बेटर एग्जांपल इसमें लेना चाहें तो वही लेना जो पीछे हमने आपको समझाने का प्रयास किया था, जो आपके अभी लास्ट स्लाइड के ऊपर जो हमने देखा था बेटा, वो ले लेना आप एग्जांपल। ये तो मैंने वैसे आपके सामने डायग्राम ड्रा कर दिया। थर्मल स्टेबिलिटी, हमने ये बताया कि कोई कंपाउंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जब चला जाता है तो उसकी लोअर थर्मल स्टेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। अब उसके अंदर टेंडेंसी आ जाती है कि वो अब रिड्यूस्ड हो सकता है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो कंपाउंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे एक्सेप्शंस तो होती ही हैं हमेशा, जरूरी नहीं होता कि ऐसा हमेशा हो। अगर वो ज्यादा स्टेबल हो चुका है, एक्सेस स्टेबल है, तो क्या पता ऐसा ना भी हो, लेकिन टेंडेंसी हम बता रहे हैं। अब जैसे इसी कंपाउंड को हम देख लें यहाँ पे, लेड के अंदर ये ग्रुप नंबर अगर हम 14 के अंदर देखें, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, तो हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा था। इनर्ट पेयर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के आधार के ऊपर जो इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने एक्सप्लेन किया, उसमें हमने देखा था कि लेड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ही स्टेबल होता है, +4 के अंदर नहीं होता। वो हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट के आधार पे एक्सप्लेन कर चुके थे। तो वहां पे जबकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, है ना, तो अनस्टेबल है, वो वहां पे डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट होना होता है, ये PbO2 PbO के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। तो ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार के ऊपर यहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके थर्मल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो ऐसे एग्जाम में आ सकता है। जैसे KMnO4 है, वो एक रिड्यूसिंग, आपके एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप यूज भी करते हैं कितनी रिएक्शंस के अंदर, टोल्विन को कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड के अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तो इसको यूज करते हैं। KMnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ टोल्विन इनटू बेंजोइक एसिड, ऐसा आप सीख चुके होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा रिएक्टिविटी। अब स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी तो बेटा एक दूसरे के रिवर्स ही होती है। अभी मैंने बताया हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जैसे वो कंपाउंड आपके कम स्टेबल थे, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चले जाते हैं। तो यही हमने बताया कि जैसे मैग्नीज का एग्जांपल ही अभी हमने लिया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो वही हमने सेम यहाँ पे लिया, मीन्स वो रिएक्टिव है, वो ज्यादा रिएक्टिव है, डॉक्स रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, वो रिएक्शन का पाथवे बदल देता है, वो रिएक्शन का पाथवे बदल देता है, अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्ट बनने होते हैं। जैसे मैंने बताया टोल्विन किस में कन्वर्ट हो गया, आपके बेंजोइक एसिड के अंदर। अगर हम KMnO4 डाल देते हैं, क्योंकि KMnO4 वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। जो है मैग्नीज है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है KMnO4 के अंदर, तो +7 में है, तो +2 में वो आराम से बदल जाता है, और वो हाफ फील्ड कॉन्जुगेशन हो जाती है। वो एक अलग बात आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर वो तो आपके फुलफिल्ड ग्रुप 18 लाइक ना कॉन्जुगेशन है, लेकिन फिर भी जब हमें वो रिएक्शन चलानी है तो क्यों चल पाई, उसकी रीजनिंग हम क्या देते हैं, तो यही हमारी रीजनिंग बन जाती है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार के ऊपर हाइड्रेशन होनी होती है किसी भी आयन की। आपने देखा है जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसी आयन के ऊपर होता है, वो उसकी वो एक्सेसिव हाइड्रेशन हो जाती है। आपने पढ़ा था ना लिथियम आयन को भी, जब हम एक्सप्लेन करते हैं भाई लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि लिथियम का साइज छोटा है, छोटा है उसका साइज,
वो इलेक्ट्रॉन आराम से लॉस करता है, लेकिन लॉस करने के बाद स्टेबल हो जाता है क्योंकि वो स्टेबलाइज हो गया। एक्सेसिव हाइड्रेशन उसकी हो जाती है क्योंकि उसका छोटा साइज था। ऐसे ही अगर हम बात, वो तो छोटे साइज की थी, अगर हम बात करें, क्योंकि हमें मेंटेन अपने आप को रखना ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा मेटल आयन के ऊपर, जितनी ज्यादा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, उसके अंदर उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी। क्योंकि देखो ये मेटल आयन ही हो गया ना, वाटर एक लिगेंड का काम करेगा, जो बता रहा था वो मोर लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बढ़ा लेगा अपना। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वो अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बढ़ाना चाहेगा बाय अट्रैक्टिंग द लिगेंड्स। और यहाँ पे वाटर के अंदर डाला, तो वाटर क्या है, H2O क्या है, एक लिगेंड का काम करेगा। ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर होते हैं, तो वो ज्यादा वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बढ़ जाएगा, उसका एक्सेसिव हाइड्रेशन हो जाएगा, उसका ओवरऑल नेट साइज बढ़ जाएगा। नेट साइज बड़ा हो गया क्योंकि वाटर के बिना उसका साइज छोटा था, वाटर उसके चारों तरफ कोऑर्डिनेट हो गया, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स बन गया, उसका साइज बड़ा हो गया। बड़ी स्पीसी मूव नहीं कर सकती, उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है। देखो यही हमने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है। क्या प्रयास किया कि कोई भी मेटल आयन है, अगर वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, ज्यादा चार्ज है, तो वो एक्सेसिव हाइड्रेशन हो जाती है। एक्सेसिव हाइड्रेशन की वजह से उसका नेट साइज बढ़ जाता है, और नेट साइज बढ़ने से उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है। और मोबिलिटी कम होने की वजह से आपने पढ़ा है, जो करंट होता है, कंडक्टेंस होती है, वो किस वजह से चलती है, दो ही वजह से। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, बिजली के तार है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, गुड कंडक्टर है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो लकड़ी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो इंसुलेटर है। आपके बिजली के तार है, कॉपर वायर है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं तो वो गुड कंडक्टर है। लेकिन ऐसे सॉल्यूशन की बात करें तो वहां फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री आयंस की बातें हम करते हैं। फ्री आयंस, फ्री आयंस, आयन हो हैं लेकिन चलेंगे तभी तो करंट चलेगा। आयन कम चले कम करंट, ज्यादा चले ज्यादा करंट, आयंस की स्पीड ज्यादा, मोबिलिटी ज्यादा, ज्यादा करंट। मोबिलिटी किस बात पे डिपेंड करती है, वो भी वही तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई आयन है, उसके ऊपर ज्यादा चार्ज आ गया तो ज्यादा एक्सेसिव हाइड्रेशन हो जाएगी। एक आयन ऐसा है उसके ऊपर मान लीजिए +7 चार्ज है, मान लीजिए हम कर दें। एक आयन ऐसा है जिसके ऊपर +2 चार्ज है, मान लीजिए। अब इसके चारों तरफ तो ये ज्यादा कोऑर्डिनेशन स्फीयर अपना बढ़ा देगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखो ये बढ़ा रहा है ना, बाहर से वाटर मोलिक्यूल ज्यादा आएंगे। इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर बेटा कम रहेगा, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखो कम रहा है, ज्यादा वाटर मोलिक्यूल, कम वाटर मोलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, कम लिगेंड्स को अट्रैक्ट कर रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कम हुआ। अगर हम सिर्फ वाटर से कोरिलेट करें तो ये वाटर से कम सराउंडेड रहा, ये वाटर से ज्यादा सराउंडेड रहा, इसका ओवरऑल नेट साइज बड़ा हो गया, इसकी मोबिलिटी कम होगी, इसकी लेस मोबिलिटी होगी, कम चलेगा, कम करंट प्रोड्यूस करेगा। क्लियर होगी ना बेटा, बातें आ गई होंगी आपको समझ में। ऐसे ही आपके साइज के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, साइज ही आया ओवरऑल, और ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार के ऊपर ही हाइड्रेशन को हमने एक्सप्लेन किया है। तो जैसे Mg पॉजिटिव है, एक Na पॉजिटिव है बेटा, बोलो किसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दिख रहा है, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। जो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो Mg2 पॉजिटिव है, ग्रुप 2 एलिमेंट है बेटा, +2 चार्ज होता है। ये ग्रुप 1 एलिमेंट Na पॉजिटिव है। Mg का साइज ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसकी हायर हाइड्रेशन एनर्जी होगी, ज्यादा वाटर को अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा कोऑर्डिनेशन स्फीयर बढ़ा लेगा, ज्यादा हाइड्रेशन हो जाएगी ना, ज्यादा हाइड्रेशन होने की वजह से नेट साइज बढ़ गया। Mg2 पॉजिटिव का, इसलिए इसकी मोबिलिटी कम हो गई। और इसकी मोबिलिटी कम होने की वजह से अब क्या हो जाएगा, मोबिलिटी कम होने की वजह से अब कंडक्टेंस कम शो करेगा, इसकी लोअर कंडक्टेंस होगी। क्या होगी बेटा, इसकी लोअर कंडक्टेंस हो जाएगी। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट उसी बात को अगर हम कोरिलेट करते हैं, अब यहाँ पे देखो पोजिशन इन द रेडॉक्स सीरीज। देखो आपने सुना होगा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना रखी, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस आधार पे बना रखी है, वो इस आधार के ऊपर बना रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल के आधार के ऊपर। पोटेंशियल का मतलब पावर, रिडक्शन का मतलब गेन करने की पावर। किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर कम है, किसकी ज्यादा है, इसके आधार के ऊपर डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट आयंस को अरेंज कर रखा है एक सीक्वेंस के अंदर। तो वो जो कंप्लीट सीरीज जो बन गई उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के आधार के ऊपर। उसके आधार के ऊपर हम ये देख सकते हैं कि किस मेटल आयन की, किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, या रिवर्स कहना चाहें तो किसकी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर ज्यादा है, तो लॉस करने की टेंडेंसी कम है। तो कोरिलेट कर देते हैं इन चीजों को आपस में, तो पोजीशन इन द रेडॉक्स सीरीज। तो मींस ऑक्सीडेशन जो स्टेट है, इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मींस जिसकी जिसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर ज्यादा होगी, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। तो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू आपकी पोजीशन होगी सीक्वेंस के अंदर, जो हम निकालते हैं, जो हमारा तरीका है रिडक्शन पोटेंशियल निकालने का, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन
इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करने के बाद ही पूरी सीरीज बनती है। ऐसे ही हम जो सॉल्यूशन लेंगे एक ऐसे मेटल आयन का जिसकी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, दूसरा सॉल्यूशन लिया जिसके अंदर कम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जब हम उसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर हम उसकी रिडक्शन पोटेंशियल को डिटरमाइन कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली यूनिट के अंदर हम आपको इन डिटेल समझाते हैं बेटा। तो हायर ऑक्सीडेशन जो स्टेट वाली कोई अगर मेटल आयन है तो वो क्या करेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्या होगी, उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि केमिनोफोर एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे हमने पढ़ा था, एंड सो ऑन। ये सारी बातें आपके डाटा के बेसिस के ऊपर है, आप ध्यान कर सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा यहाँ पे देखो, डिसप्रपोर्शनेशन और कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये भी हम रिडॉक्स रिएक्शन वाली यूनिट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली यूनिट के अंदर इन डिटेल आपको पढ़ा चुके होते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट देखो कैसे पड़ा। सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में देखो क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब बेटा ये होता है, देखो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल बेटा बड़े ध्यान से देखना, मान लीजिए H2O2 है बेटा, इसका हमने डिकम्पोजिशन कर दिया, ये ब्रेक डाउन हो गया, ये H2O प्लस में O2 के अंदर बेटा डिकम्पोज हो गया। अगर बैलेंस करें तो कुछ ऐसा लिख देते, अब बड़े ध्यान से देखना, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -2 है, यहाँ पे न्यूट्रल है तो 0 है। अब कैसे आई, आप मेरे से मान लीजिए पूछ भी लेते हैं, वाटर के अंदर दिखाता हूँ बेटा, देखो यहाँ पे निकाल के देखो, आपने हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है तो +2, इसको x माने तो =0, तो x इक्वल टू बेटा क्या आ गया, ऑक्सीजन का -2। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑक्सीजन दो ही है, O2 है, तो 2x इक्वल टू आपके 0, तो x इक्वल टू बेटा 0/2, तो 0 ही आ गई बेटा। अगर यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि +2 प्लस में ऑक्सीजन 2 है तो 2x इक्वल टू 0 हो गया। ये हमने आपको सिखाया था, तो 2x इक्वल टू -2 हो गया, तो x इक्वल टू बेटा क्या आएगा, दैट इज द -1, तो -1 आ गया। अब बड़े ध्यान से देखिए, यही इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन जो एलिमेंट है ये साइमल्टेनियसली इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में -1 बोलो किस में कन्वर्ट हो रहा है, -2 में भी, और -1 किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, 0 के अंदर भी। मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पे ऊपर वाली जगह पे आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और नीचे देखें -1 है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, तभी तो 0 स्टेट के अंदर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे H2O2 का क्या हो गया, ये ऐसे कंपाउंड, ऐसे दो कंपाउंड में टूट गया जिसमें एक की ऑक्सीडेशन स्टेट O की, H2O2 की जो -1 है, एक की ज्यादा है और एक की क्या है, कम है। देखो -1 से -2 गया तो कम हो गई, -1 से 0 की तरफ गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई। तो मीन्स ऐसी रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर इसके रिवर्स कर दे, अगर देखो समझाने के लिए इस तरह बता रहा हूं, अगर इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दे कि सेम एलिमेंट है दो कंपाउंडों के अंदर, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो एक ऐसा कंपाउंड बन जाता है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इन दोनों के बीच की है। तो मीन्स क्या देखा आपने, उसको कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आपने क्या देखा, कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, एक ऑक्सीजन 0 में है, एक -1 में, एक -2 में है। कोई भी एलिमेंट पूरी पीरियोडिक टेबल में, कोई भी एलिमेंट अगर 3, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन ने 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रखी, कोई भी, ये तो और भी ज्यादा दिखा सकता है, और कोई एलिमेंट इससे भी ज्यादा दिखाते हैं, कोई भी एक एलिमेंट ऐसा जो 3 या 3 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा सकता है, वो कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा सकता है। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख के आपको समझाने का प्रयास किया है, तो आप समझ गए होंगे। यही बात देखो मैंने आपके लिए लिख भी दी है कि एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट can undergo the disproportionation reaction or the कम proportionation reaction if it shows the 3 or more than 3 oxidation state। means कोई एलिमेंट अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट भी ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा का मतलब नहीं, यहाँ पे उस एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो 3 दिखाए, कम से कम 3, तभी तो वो एक ऑक्सीडेशन स्टेट से, मान लीजिए -1 में था, यहाँ पे H2O -1 में था ना बेटा, अब इसको दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना है, एक -1 से ज्यादा में जाना है, -1 से 0 में चला गया, और एक कम में जाना है, -1 से -2 में चला गया, तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करना जरूरी था ना बेटा ऑक्सीजन का। तभी तो ये जो कंपाउंड है H2O2 ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा पाया ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑक्सीजन एलिमेंट, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर
पा रहा है यहाँ पे आपको जो दिख रहा है। तो कोई भी एलिमेंट जो 3 या 3 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है उसकी टेंडेंसी होती है कि इट कैन अंडरगो द डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन और द कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया ना बेटा? आगे होगी अब आपको बात समझ में अच्छे से। और इसी बेसिस के ऊपर बेटा आगे डायग्राम होते हैं, आप ध्यान रखना। आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपने लेटिमर डायग्राम बनाएंगे, फ्रोस्ट डायग्राम बनाते हैं, और उसके बेसिस के ऊपर ये बात हम प्रूव भी करते हैं वहां पे। तो कंप्लीट डिटेल हम वहीं पे आपको पढ़ाएंगे बेटा। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब सेम एलिमेंट किस में कन्वर्ट हो जाए, जैसे हमने दिखाया, एक तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। सेम एलिमेंट बेटा किस में कन्वर्ट हो जाए, कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है, वो किसी एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अभी तो है वो किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे यहाँ पे ये -1 में था, है ना, जैसे ऑक्सीजन है ये -1 में था, फिर वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, एक तो हायर में और एक लोअर में। जैसे हायर का मतलब ये 0 में कन्वर्ट हो गया था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और एक लोअर में हो गया था, जैसे किसके अंदर, -2 में कन्वर्ट हो गया था यहाँ पे। तो वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये एग्जांपल आपके लिए बेटा इसलिए ड्रा किया गया था। क्लियर होगी ना बेटा, बात समझ में आ गई। कम प्रोपोर्शनेशन का लो इसे रिवर्स अगर हम करते हैं। अब आप इस एग्जांपल में भी देखो समझने का प्रयास करना, देखो यहाँ पे हुआ क्या। देखो बेटा, एक दूसरा एग्जांपल ले लिया हमने, उससे हटके देखो। Cl2 है, वाटर प्लस H2O डाल दिया। Cl2 के ऊपर बेटा कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0। किसमें कन्वर्ट हो गया, HCl, जिसमें H के ऊपर +1 चार्ज होता है, Cl के ऊपर -1 होता है। HClO, जिसमें इसके ऊपर +1 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। तो इसके ऊपर बेटा कितना हो गया, इसके ऊपर भी +1 हो गया यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो आपने क्या देखा, Cl जो 0 था किसमें कन्वर्ट हुआ, एक तो कन्वर्ट हुआ -1 में, एक किसमें कन्वर्ट हुआ, बोलो +1 के अंदर, हो गया ना। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई यहाँ पे 0 से +1, घट गई यहाँ पे 0 से -1। तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई ना बेटा यहाँ पे, क्योंकि क्लोरीन 3 या 3 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, तो इसीलिए इट अंडरगो द डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो एक एग्जांपल आपके सामने ये भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, इसके अंदर Fe+2 Fe+3 दो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे ये कन्वर्ट किस में हो गया, Fe3O4 के अंदर। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखें तो बोलो क्या बनेगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आप निकालना चाहें तो बोलो क्या बनेगी इसकी। देखो आयरन को अगर हम माने यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, बोलो 3x माइनस में 8 इजिकल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8/3 आ गई बेटा। 8/3 का मतलब क्या है, 3 2 जा 6, 2.6 आ गई बेटा ना, 2.6। 2.6 कहाँ पे है बेटा, ये +2 है और ये +3 है, इन दोनों के बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट, इन दोनों के बीच की आगे ना बेटा, इन दोनों के बीच की। तो ये +2 +3 दो कंपाउंड थे, कोई ये मिलके Fe3O4 मान लीजिए बन गया। ठीक हो गया ना, यहाँ पे ऐसे रिएक्शन दे सकते हैं एग्जाम में। तो ये जो स्टेट कैसी थी, इन दोनों के बीच की आ गई, तो कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई। कैसी हो गई, देखो कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में ध्यान रखें, जो ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी, जब दो कंपाउंड ऐसे आपस में मिले जिनके अंदर दो ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी मिलेगी, जो नया कंपाउंड बनेगा ना बेटा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इन दोनों के बीच की होगी, तो कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। कैसी है बेटा, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि आपके जो जैसे H2O2 है, जब वो टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा उसके दो कंपाउंड में, एक की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, एक की कम होगी। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और इसका इफेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार के ऊपर हमने एक्सप्लेन किया है कि 1 से 3 या 3 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होनी जरूरी है, तभी ये दो रिएक्शन चल सकती हैं। क्लियर हो गया ना बेटा, अब तो आगे होंगी बातें आपको समझ में। चलो ठीक है, अब हम एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं जितनी बातें अभी तक हमने पढ़ी। देखो बेटा बड़े ध्यान से देखना आप सारी बातों को, ये कंक्लूजन है आज की हमारी पढ़ाई का। हमने देखो क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा कि आज की डेट में कि हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई कंपाउंड है, फेजेंस रूल के बेसिस पे हमने आपको सिखाया था कि वो जो कंपाउंड है बेटा कैसा होगा, कोवलेंट और लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो आयनिक ऑक्साइड, अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो एसिडिक, और लो में है तो क्या होगा, बेसिक, बीच में है तो एम्फोटेरिक। रिडॉक्स बिहेवियर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और अगर वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है तो किस चीज का काम करता है, फिर वो आपके काम करता है यहाँ पे, बोलो किस चीज का, दैट बिहेव्स लाइक द रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा हमने सीखा। क्लियर हो गया ना बेटा? तो ये कुछ कॉमन कॉमन सी बातें हैं, ये सिर्फ हम आपको दोबारा से एक्सप्लेन करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। तो बेटा ये आपको ध्यान रखनी है सारी की सारी बातें। कंक्लूजन बता रहा हूं, आज जो हमने पढ़ा उन सारी की सारी बातों का अभी हम देखने जा रहे हैं कंक्लूजन। कोई डाउट हो तो बेटा मेरे से पूछ लेना, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना।
अब उसके बाद देखो अगली प्रॉपर्टी कलर के बारे में बिल्कुल बताया था हमने कि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस के ऊपर आपके कैसे डी ट्रांजिशन इफेक्ट होती है। एनर्जी गैप होना चाहिए दो जो डीजनरेसी डिस्ट्रॉय होने के बाद। मैग्नेटिक बिहेवियर हमने देखा किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट बदलने से, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चेंज होने से कैसे पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक या आपका फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन किया जा सकता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर होता है कोई कंपाउंड तो कैसे हम उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, कैसे उसकी रिएक्टिविटी को हम एक्सप्लेन करते हैं, कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनेगा वो कैसा बनेगा, हायर कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा या लोअर कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, तो हायर होगा या कम मींस लिगेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर हो गया बेटा। तो ये सारी की सारी बातें आज हमने सीखी, रिएक्टिविटी भी हमने आज सारी बातें, तो ये सारा का सारा हमने और भी बहुत सारी बेटा प्रॉपर्टीज हमने कुछ एक को यहाँ पे लिया, आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और जो अलग अलग यूनिट हम पढ़ते हैं तो वहां पे वो सारी चीजें साथ के साथ और भी हम स्टडी कर लेंगे, आ जाएंगी वहां पे, लेकिन कुछ चीजों को यहाँ पे हमने कंबाइन करके इकट्ठा आपको समझाने का प्रयास किया। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी बेटा। सो थैंक्स फॉर कीपिंग पेशेंस एंड लिसनिंग मी वेरी केयरफुली ड्यूरिंग द होल सेशन। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख देना, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना, ऑफलाइन क्लास में पूछ लेना, आप जैसे आपका दिल करे आप ऐसा कर सकते हैं बेटा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।